अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टारगेट 100 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। स्टोरी अपलोडेड बाय आजम खान 61। बेबी खाना तो खा लो। प्लीज न्यू रीडर्स आप लोग भी लाइक कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस दिस नॉट फेयर आरू, तू हमेशा इसी तरह सारू बनकर नहीं रह सकता। और तुझे कोई हक नहीं कि तू मुझे मेरी भाभी माँ से दूर करे। तू ऐसे मुझे बार बार ब्लैक करता है ना, ये भी बहुत गलत है। तो मुझे परेशान मत किया कर। अगर तूने अभी के अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो भाभी माँ की चोद मैं तुझे इस दुनिया से ही अलग कर दूंगा। आरुष ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इसकी बातों में हल्की जलन भी साफ दिख रही थी। और वो छोटी सी भाभी माँ कैसे बन गई तेरी? 27 साल का होगा गया है। इतनी छोटी लड़की को माँ बोलते और बनाते शर्म नहीं आती तुझे? 19 साल की ही है वो अभी। आरुष ने अपनी बात जारी रखते उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर मिहिर ने तपाक से कहा, अंडरस्को 28 का तो तू भी हो चुका है। जब तुझे उसे शादी करके अपनी पत्नी बनाने में शर्म नहीं आई तो मैं तो भाभी माँ ही बोल रहा हूँ। और हाँ, डोंट कमेंट ऑन माई एज बिकॉज आई डोंट लाइक कि कोई भी मेरी रियल एज अपने मुंह से बोले। हाँ तू तो है ही लड़की, उन्हीं की तरह अपनी एज छिपाते रहता है। उसे चिढ़ाने वाली स्माइल के साथ कहा आरुष ने। हाँ हाँ वेरी फनी, कम से कम अपनी बीवी से दूर तो नहीं भागता। शादी हो गई है, भला की खूबसूरत बीवी है, फिर भी उसे प्यार करने के उसे अपने घर के अलग कोने में रूखा है और हर टाइम शक करते रहता है। रूम में बैठकर दोस्त को चिढ़ा रहा है। मिहिर ने उसे घूरकर तंज कसे हुए कहा। तभी मिहिर के पास एक फ्लावर बास आता है जो सीधा उसके पास की दीवार पर लगाकर तेज आवाज के साथ चूर चूर हो जाता है। आर यू क्रेजी आरुष, ये क्या हरकत थी? लोग को यही लगता है, उसने जोरों से हंसते हुए कहा। फिर उसके कानों में चिल्लाते हुए आवाज पड़ती है, शी इज नॉट माई वाइफ। कभी गलती से भी अपनी जुबान से बोल मत लेना, वरना इस बार निशाना चुका है। मगर तू अच्छे से जानता है कि आरुष सिंह राजावत का निशाना कभी नहीं चुकता। मिहिर ने मन ही मन हंसते हुए कह, इसको सही कहा, निशाना तो बहुत सही लगा है। इंतजार है तो बस उसके असर का। बहुत जल्द तू बदलेगा खुद को, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए, जो तेरे लिए भी आसान नहीं होगा। और वो बिना कुछ बोले और बिना किसी की तरफ देखे रूम से बाहर चले गया। इधर रघु राजकुमार को संभालने में लग गया और उनका ध्यान भटकने के लिए आज की न्यूज के बारे में बात करने लगा। मास्टर, इस न्यूज के बारे में हम सब कुछ मैडम की मेड इना ने बता दिया है। जिस पर आरुष खुद को स्नाट करते हुए उसे देखने लगे, जैसे बोल रहे हो कंटिन्यू करो। सर ये काम मैडम का ही है, और जो कुछ भी न्यूज में दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच है। ऐसा मैडम ने ही इना को करने को कहा था आज दोपहर के वक्त में। कल ही उन लोगों ने वो सारी चीजें खोलकर देखा जो कुछ भी मैडम को अपने मायके से मिली थी, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा भी ही गई थी। इसके साथ ही उन्हें जमीन भी दी गई है, वो भी जयपुर में, ऐसी जगह जो पूरी तरह वेस्ट है। इसी तरह रघु ने अमायरा की इस बात से रिलेटेड सारी डिटेल्स राजकुमार को बता दी। तारांकन तारांकन तारांकन, यहाँ अमायरा भी काफी खुश थी, जिसने पूरी न्यूज को स्टार्टिंग से एंड तक देखा था, साथ ही काफी एंजॉय भी किया था। करती भी क्यों ना, उसका बदला जो शुरू हो गया था अब ऐसे तो छोड़ने नहीं वाली थी वो उस रागिनी को। रागिनी, तुम जैसी निहायती घटिया और बेशर्म औरत को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। इतना डोज से तुम काम चलाओ, बाकी के झटके भी समय समय पर मिलते रहेंगे। और इतना बोलकर खूब हंसने लगी। टैभी, मेड ने उसे कहा, अंडस्को मैडम चलिए, डिनर रेडी है। अमर ने बस हाँ में सिर हिला दिया, फिर फ्रेश होकर आए और खाना लिया। आज उसने खुशी के कारण मजे से खाना खाया, क्योंकि आज पूरे देसी राजस्थानी डिशेज से भरा था। अमायरा ने सब कुछ आराम से किया और एंजॉय करते खाकर गई। जब वो बिस्तर पे आई तो अपने ख्यालों को नहीं रोक पाई और पिछली बातों को सोचने लगी। कैसे रही जी को बुलाना लड़े, उसे वहां टंगा हुआ लहंगा याद आता है। कितना जिद करके उसे वो लहंगे मिला था, वो कितना पसंद भी था उसे। अपनी पसंद से सिर्फ एक लहंगे को ले लेने के बाद रिया ने कितना तमाशा किया था, जबकि उसके मुकाबले तो उतना महंगा और हैवी नहीं था। उसकी के बाद से उसे पता चला कि रिया और देवेश एक साथ है, और देवेश ने उसे शादी भी तभी तोड़ी थी। ऐसा नहीं था कि उसके साथ ये सब हुआ इसलिए उसे तकलीफ थी, मगर असल रीजन था उसे मिला धोखा, जिसके लिए वो ना देवेश को बख्शेगी और ना ही उसे रिया को। सोचने हुए उसे कह नींद आ गई, उसे खुद पता नहीं चला। दूसरी तरफ जब से ये आज की न्यूज पूरे राजस्थान में फैल चुकी थी, आज हर कोई जान रहा था सहाय कामों के बारे में और उनके बारे में। अब तो ऐसा हो गया था कि उन लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। लोग तो उनके घर के बाहर भी शोर शराबा कर रहे थे। अंदर एक रूम में अंडस्को जाओ और जो जुड़ा दिमाग खराब करे उसको सीधा उड़ा देना, आगे मैं संभाल लूंगा। ये लोग अगर मेरे मतलब के लिए कांटा बने तो मैं भी कोई संत नहीं हूँ।
ऐसा सबक सीखना कि इनकी रूह तक ही नहीं पुश्ते भी याद रखेगी। ये कोई और नहीं आरव सहाय थे। उनकी काफी बदनामी हो चुकी थी, जिससे उनका काफिला हो रहा था और इसी ज्ञान से उनका दिमाग खराब था। रागिनी अलग पागल बनी हुई घूम रही थी, जिन हाई क्लास सोसाइटीज में वो लोग जाते आते और उठते बैठते थे, उन्हीं ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। रागिनी को कोई भाव भी दे रहा था, जिससे उसका दिमाग खराब हो गया था। जिस अच्छा का चोला उसने पहन रखा था वो कहीं खोसा गया और अब उसने हर चीज को तहस महस करना शुरू कर दिया था। रिया का भी हाल खराब था, कुछ सच में तो कुछ दिखावटी। उसने अपनी आंखें सूजा रखी थी, चेहरा रो रो कर एकदम लाल, और वो फोन पर किसी से बात कर रही थी, अपने रूम में बैठी हुई। साथ ही जरूरत से ज्यादा बेचारी और मासूम बन रही थी। बेबी खाना तो खा लो, ऐसे थोड़ी होता है। खाना कितना जरूरी है बॉडी के लिए, है ना? जाओ जल्दी से खा लो, उस आदमी ने उसे पुचकारते हुए कहा। रिया ने सुबकते हुए कहा, इसको नहीं, मैं नहीं खमलूंगी, आप जितना मर्जी चाहे उतना बोल ले, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। पर बेबी क्यों नहीं खाना? खाना खाए बिना तो नहीं, चिल्ला ना, जाओ जल्दी से खाओ, देवेश ने उसे प्यार से कहा। क्या है, आपको बोल दिया ना एक बार, नहीं खाना तो नहीं खाना। समझ नहीं आ रहा क्या आपको? एक तो वैसे भी इस घर में दिमाग खराब हो रहा है मेरा, कहीं आ जा भी नहीं पा रही हूँ, रिया चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ और खुद को रेडी करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हम तुम्हारी फेवरेट जग चलेंगे, देवेश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सच में आप आ रहे हैं? सच्ची? यू आर द बेस्ट युवराज। सच में वो अमायरा को डिजर्व नहीं करती थी। अच्छा ही है जो उसकी शादी राजकुमार जैसे आदमी से हो गई है। वो हाय उसका दिमाग ठीक करेंगे। च 62 आ देवेश जी, प्लीज डोंट बी वाइल्ड। वाइल्ड इंटिमेसी प्लीज। न्यू रीडर्स आप लोग भी लाइक कमेंट्स एंड रिव्यूज जरूर देना, आप लोग देते नहीं है। कंफ्यूज्ड फेस, क्या सच में आप आ रहे हैं? सच्ची? यू आर द बेस्ट युवराज। सच में वो अमायरा को डिजर्व नहीं करती थी। अच्छा ही है जो उसकी शादी राजकुमार जैसे आदमी से हो गई है। वो ही उसका दिमाग ठीक करेंगे। आप बस थोड़ा सा वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। शाम ऑलरेडी हो चुकी थी। कुछ ही देर में देवेश की गाड़ी सहाय मेंशन के बाहर थी। वो अंदर नहीं आया। रिया और उसके पेरेंट्स के काफी बोलने के बाद भी रिया बाहर आई। उसने काफी हॉट ड्रेस पहनी हुई थी और मेकअप में लदी हुई थी। उसे देखते ही युवराज के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। रिया की ड्रेस नीज तक थी, जो एक ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस थी। उसमें उसका लीन फिगर पूरी तरह से दिख रहा था। वो टक टक करती हुई हाई हील्स में चली आ रही थी। आते ही वो सीधा देवेश के गले लग गई। कैसे है युवराज आप? आई मिस यू ए लॉट अंडरस्को, उसने पप्पी फेस बनाते हुए कहा। देवेश ने नेवी ब्लू शर्ट विद पंथ वेयर किया हुआ था। उसकी फजीक भी काफी अच्छी थी। दूर से ही उसकी ब्रॉड चेस्ट, उस पर खुले हुए 3 बटन, आंखों पर महंगा चश्मा, हाथों में महंगी वॉच। उसे देखकर कोई भी लड़की आसानी से अपनी जान देने को भी तैयार हो जाती। फिर रिया तो थी ही कैरेक्टरलेस। देवेश ने उसके लिप्स पर लाइट किस के साथ कहा, अंडरस्को मी टू बेबी, लेट्स गो। बोलते समय उसकी नजर रिया की डीप नेक पर थी, जिससे उसकी चेस्ट आधी से ज्यादा विजिबल हो रही थी। उसकी ये बात रिया अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि देवेश को उसकी चेस्ट कितनी पसंद है, जिससे उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। फिर वो आहिस्ता से अपनी ड्रेस को संभालती हुई कार में बैठ गई। देवेश भी आकर बैठ गया और जैसे ही कार स्टार्ट करने को हुआ उसने देखा रिया ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। बेबी वेयर योर सीट बेल्ट क्विकली, उसने हल्की वॉइस में कहा। रिया भी नाटक करने लगी सीट बेल्ट लगाने का, पर उसने ऐसा शो किया जैसे उससे लग नहीं रहा हो। जब देवेश ने उसे स्ट्रगल करते देखा तो खुद ही उस पर झुक गया और सीट बेल्ट लगाने लगा। इस समय वो उसकी चेस्ट पर झुका हुआ था, जिससे उसकी गर्म सांसें रिया की चेस्ट पर और रिया की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ने लगी। दोनों की ही बॉडी गर्म हो गई थी। रिया जानबूझकर हिलने डुलने लगी, जिससे देवेश को खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ और वो एक झटके से रिया के पास से हटा, उसे उसकी सीट से खींचकर अपनी गोद में ले लिया। अब उसका एक हाथ उसके गालों पर था और दूसरा उसकी कमर से लेकर पीठ तक का सफर तय कर रहा था, और होठ उसके थरथराते रेड लिपस्टिक से सने होठों पर। रिया जैसा चाह रही थी सब कुछ वैसा ही हो रहा था। फिर भी वो उसके चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे पुश कर रही थी, जैसे वो इन सब के लिए रेडी नहीं थी और अभी भी शॉक्ड थी। देवेश ने जो हाथ उसके गले पर रखा था, उससे उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और बहुत हल्के से बाइट किया। कुछ ही सेकंड्स के बाद रिया भी उसका साथ देने लगी। अब दोनों पूरी शिद्दत से एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। फिर रिया ने देवेश को बाइट किया, जिससे हल्की सी आह के साथ उसका मुंह खुल गया, जिसका फायदा उठाते हुए रिया ने तुरंत अपनी टंग उसके मुंह में डाल दी। अब वो पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी थी। देवेश भी पीछे नहीं था। लगभग 20 मिनट्स के बाद दोनों न चाहते हैं हुए भी एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि वो लोग अभी भी रिया के घर के बाहर थे।
वो जल्दी से अलग हुए और अब देर न करते हुए देवेश ने जल्दी से रिया की सीट बेल्ट लगाई और कार स्टार्ट करके निकल गया। रिया भी अपनी उखड़ती सांसें को शांत करने में लगी हुई थी। करीब आधे घंटे बाद कार रुकी और वो लोग एक महंगे शानदार रेस्टोरेंट के बाहर थे। देवेश एकटक रिया को ही देख रहा था, जो कार से बाहर देख रही थी। पूरी ड्राइविंग के दौरान उसकी नजर रोड से ज्यादा रिया पर ही थी। एक तो उसकी इतनी हॉट ड्रेस, फिर उसका ब्लश करता पिंक फेस, उस पर किस के कारण रेड लिप्स और नशीली आंखें। ये सब देखते हुए देवेश ने मन ही मन कुछ प्लान कर लिया था। दोनों कार से उतरे। उतरने से पहले रिया ने खुद को ठीक किया। फिर दोनों रेस्टोरेंट में चले गए। देवेश सीधा अपने प्राइवेट रूम में चले गया। कुछ ही देर में वेटर भी आ गया। ऑर्डर देवेश ने ही दिया, वो भी सब कुछ रिया की पसंद का। दोनों ने साथ में डिनर किया। ज्यादातर देवेश ने रिया को अपने हाथों से ही खिलाया था। डिनर के बाद रेड वाइन लेकर आया वेटर। देवेश ने उसे वहां रखने का इशारा किया और दूसरे वेटर ने उस टेबल को क्लीन कर दिया। उसके जाने के बाद रिया ने उठते हुए कहा, आपने वाइन ये क्यों ऑर्डर किया है? अब किया ही है तो अकेले ड्रिंक करिए, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो हल्के गुस्से में लग रही थी। देवेश भी उठा और उसका हाथ खींचकर खुद से सटा लिया और उसकी कमर में अपने दोनों हाथ डाल के उसे खुद से इतना चिपक लिया कि दोनों में हवा पास होने की भी जगह नहीं बची थी। और बोला, अंडरस्को बेबी, मैंने तुमसे पूछा या परमिशन नहीं मांगी। अगर मैंने ऑर्डर किया है तो तुम्हें भी पीना ही होगा। तो प्यार से बैठो और साथ में ड्रिंक करो, वरना मेरे पास दूसरी ट्रिक्स भी है। ये सब बोलते हुए उसका अंगूठा रिया की लिप्स को काफी प्यार से रब कर रहा था। ऑक फाइन, अब छोड़िए मुझे, रिया ने शर्माते हुए कह। फिर दोनों ने साथ बैठ खूब ड्रिंक की और अब दोनों फूल टल्ली हो चुके थे। रिया देवेश की गोद में बैठकर उसे ड्रिंक करा रही थी और देवेश के हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चल रहे थे। अचानक से उसने रिया का हाथ झटका और अपने और करीब खींचकर उसे पैशनेटली किस चुंबन का चिन्ह करने लगा। दोनों आधे घंटे की किस के बाद एक दूसरे से लग हुए और तेजी से हांफने लगे। अपनी सांसों को जल्दी से काबू करने के बाद देवेश ने रिया को जल्दी से अपनी बाहों में उठा लिया और उस प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर अपने प्राइवेट होटल रूम की ओर बढ़ गया। रिया उसे अपनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए अपने मुंह को उसकी गर्दन में छिपा लिया। उसकी गर्म सांसों के कारण देवेश खुद पर कंट्रोल खो रहा था। जल्दी से वो लोग देवेश के बेडरूम में पहुंच गए। पहुंचते ही देवेश ने डोर तेजी से बंद किया और रिया को बेड पर थोड़ा जोर से पटक दिया। व्हाट आर यू डूइंग? मुझे लग जाती तो अभी, रिया ने अपनी हल्की नाम आंखों से उसे देखते हुए कहा। आई एम सॉरी बेबी, आपको पता है ना, मैं आपको देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं ऊपर से आपका आज का ये लुक अब मेरी जान ही ले लेगा। देवेश ने उसकी आंखों को हल्के से चूमते हुए कहा। रिया ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख लिया और बोली, अंडरस्को आज के बाद ये वर्ड फिर से आपकी जुबान पर नहीं आना चाहिए, वरना मैं भी नहीं रहूंगी, समझे आप? देवेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके माथे को, फिर गालों को, नोज को, लिप्स पर और चीन को किस करते हुए नीचे आने लगा। अब उसके हाथ रिया की गर्दन और गले पर चल रहे थे। रिया आहें भर रही थी। फिर देवेश उसके क्लीवेज पर आ गया और ड्रेस के ऊपर से ही उसके आधे खुले सीने पर किसेस करने लगा और पूरी बॉडी को सहला रहा था। वो आंखें बंद करके सब फील कर रही थी और आहें भर रही थी। तभी उसने एक झटके से रिया की बॉडी से उसकी ड्रेस अलग कर दी। रिया की हल्की चीख निकल गई, क्योंकि वो चौंक गई थी। देवेश जल्दी से उसके होठों पर आ गया और उसे किस करने लगा और धीरे से उसकी बॉडी को सहलाते हुए उसकी ब्रा की हुक खोल दी और नीचे आ गया। अब उसका एक हाथ रिया की राइट चेस्ट पर और मुंह रिया की लेफ्ट चेस्ट पर। वो काफी वाइडली सक और बाइट कर रहा था, साथ ही दूसरे चेस्ट को बहुत तेजी से मसल रहा था, जैसे किसी बिल्ली को कितने समय बाद मलाई मिल गई हो। आ दे देवेश जी, प्लीज धीमे करो, डोंट बी वाइल्ड। अपना नाम उसके मुंह से सुनकर वो और तेजी से सब कुछ करने लगा। वो नीचे आया, उसके बेली बटन को किस करते हुए उसके पैंटी पर आ गया। पैंटी के ऊपर से ही उसे किस करते हुए उसकी थाइस पर आ गया। देवेश जी, देवेश जिया। देवेश उसे किस करते हुए उसके पैरों तक गया, फिर किस करते हुए वापस ऊपर आने लगा। रिया के हाथ कभी देवेश के बालों पर तो कभी बेड पर चल रहे थे। देवेश के हाथ उसके चेस्ट पर थे। वो उसे रब कर रहा था और उसके निपल्स को मसल रहा था। रिया छटपटा रही थी। देवेश ने एक झटके से उसकी गीली पैंटी निकाल फेंकी और अपना मुंह उसके उभारों पर रख लिया। उसकी क्लिटरस को अपने टंग से छेड़ने लगा, जिससे रिया और भी बेचैन हो रही थी। उसके लिप्स को किस करने लगा, दूसरे हाथ से चेस्ट रब कर रहा था। फिर अपनी जीभ अंदर एंटर कर दिया। बस अब नहीं, जल्दी आइए ना। वो बेचैनी से उसके बालों को खींच रही थी और उसका मुंह अंदर घुसा रही थी। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो फिर से ऊपर आ गया और उसके लिप्स पर उसके अपने होंठ रख दिए और खुद को उसके ऊपर सेट करने लगा। किस के साथ ही वो अपनी पूरी बॉडी उसकी बॉडी पे रन कर रहा था। नीचे भी अपने ऑर्गन को रिया की वजाइना पर रब कर रहा था, जिससे रिया और भी पागल और मदहोश हुए जा रही थी। किस करते हुए ही एक झटके से उसके अंदर एंटर कर गया।
और तेजी से खुद को उसके अंदर मूव करने लगा। रिया जोर से चिल्लाना चाहती थी, मगर किसके कारण वो कर ना सकी, और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। नाखून उसके बैक पर गड़ा रही थे। देवेश कुछ देर रुक गया और प्यार से किस करते हुए अपने हाथ हल्के हल्के से उसकी पूरी बॉडी पर रब कर रहा था, जिससे वो धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके शांत होते ही वो मूव होने लगा और हाथ बढ़ाकर लैंप ऑफ करके दोनों को कमर तक ब्लैंकेट से कवर कर दिया। ऐसी ही रात भर उन दोनों की इंटीमेसी होती रही। 3 o'clock को जाकर देवेश रुक और उसके ऊपर से साइड हटा। रिया पहले ही थक कर सो चुकी थी। उसके सोते हुए ही देवेश उसके साथ इंटीमेट होते रहा था। फिर दोनों एक दूसरे की ही बाहों में सो गए थे। देवेश ने उसे कसकर हक किया हुआ था। रिया ने उसकी चेस्ट पर अपना सिर रखा हुआ था। Just 63 मॉर्निंग इंटीमेसी। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अगले दिन सुबह अमायरा अलसाते हुए सोकर उठी। फिर डेली रूटीन और नाश्ते करके वो फ्री हो चुकी थी। कल ही उसे राजासा के महल में जाना था, जिसके लिए उसे काफी सारी तैयारियां करनी थी। करीब 9 बजे का टाइम हो रहा था। अमायरा ने अपनी सभी मैट्स को रूम में बुलाया। उसके आने बाद वो उनसे कल की तैयारियों के बारे में और वहां होने वाली सभी चीजों के बारे में पूछने लगी। इना जो सबसे सीनियर मेड थी और काफी समय से इस शाही परिवार में काम कर रही थी, वो आगे आई और एक एक करके सब कुछ समझाने लगी। उसकी बातें सुनकर अमायरा को थोड़ा डर और घबराहट हुई, पर वो अमायरा थी तो ये सब ज्यादा देर के लिए नहीं था उसके लिए। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर कल की सारी तैयारियां की। कपड़े, गहने, मेकअप से लेकर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को पहले से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि उसका सामान भी पैक कर दिया गया था, जिसमें ज्यादातर राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़े और गहने ही थे। उसमें केवल कुछ नाइट सूट और अमायरा के TSHRT लोअर्स थे। साथ ही वो कभी कभी फ्रॉक्स भी पहनती थी, तो उन्हें भी रखा गया था। बाकी का डेली यूज का सामान था, जो लगभग 12 भी तक रेडी हो चुका था। इसके बाद अमायरा ने थोड़ी देर अपना फोन स्क्रॉल किया, फिर टीवी देखने चली गई। मैथ्स पहले ही लॉक रेडी करने और बाकी की तैयारियों को देखने चली गई थी। तारांकन होटल रूम मॉर्निंग 11 o'clock। रिया ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली, तो उसके सामने देश का चेहरा था, जिसे देखकर उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। देवेश जो काफी देर से उसे ही निहार रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और सोने का नाटक कर रहा था। रिया ने अपने हाथों को देखा जो देवेश की कमर पर थे, तो उसने झट से अपना हाथ खींच लिया। रिया उसे ऊपर से नीचे तक लस भरी नजरों से निहार रही थी, क्योंकि दोनों के बॉडी पर सिर्फ एक पतला सा ब्लैंकेट था। अब रिया के हाथ देवेश के सीने पर चल रहे थे। वो कभी इसके बाइसेप्स को टच करती और खुश होती, फिर उसके एब्स को। ऐसे ही कुछ देर सीने पे फेरने के बाद उसकी नजर नीचे गई, तो उसकी नियत जो पहले से ही खराब थी वो और भी फिसल गई। उसका धीरे धीरे करके देवेश के सीने से नीचे आने लगा और उसकी कमर को सहलाने लगा। साथ ही उसने अपना खुला पैर भी उसके दोनों पैरों के बीच में डाल दिया और पूरे रन करते हुए ही पूरे मजे लेने लगी। देवेश जो कब से खुद कंट्रोल किए हुए था, सिर्फ ये देखने के लिए कि रिया क्या करती है, वो थोड़ा चौंक गया था। उसे रिया से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि रिया के हाथ अब उसकी कमर पर नहीं बल्कि उसके ऑर्गन पर थे और उसे सहला रहे थे। वो सहलाते हुए बड़े प्यार से उसे देखे जा रही थी, जैसे उसे खाना चाहती हो। देवेश देख रहा था उसे। तभी रिया ने उसके ऑर्गन को अपनी वजाइना पर रब करना स्टार्ट कर दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी गर्म सांसें देवेश के सीने से टकरा रही थी। दोनों गर्म हो रहे थे। रिया एक हाथ से देवेश को इधर उधर किस्से भी कर रही थी, साथ ही उसका दूसरा हाथ उसके पूरे शरीर पर चल रहा था, जैसे उसे कुछ ध्यान ही न हो कि वो सोते हुए शेर को जगा चुकी। क्योंकि रिया जो उसका ऑर्गन अपनी वजाइना पर रगड़ने में लगी हुई थी, वो पूरी तरह टिट हो चुका था। वो खुद भी वेट हो गई थी, पर उसे कुछ होश नहीं था। अब देवेश से भी रहा नहीं गया और जिससे वो एक झटके से उठा और रिया कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उसे लेकर बाथरूम में चले गया और सीधा शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। शावर से गिरता ठंडा पानी दोनों के जिस्मों को भिगो रहा था। जहां रिया अपनी आंखें बंद लिए हुए वॉल से सट कर खड़ी थी, वही देवेश उसके दोनों साइड अपने दोनों हाथ रख कर खड़ा था। उसकी नजर ऊपर से नीचे तक रिया को स्कैन कर रही थी, जिसके तेजी से सांसें लेने के कारण उसकी चेस्ट भी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और ठंडे पानी पड़ने के कारण उसके निपल्स भी टाइट हो चुके थे, जिसे देखकर देवेश से रुका नहीं गया और उसने वाइडली उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही उसकी चेस्ट को रब करना और दूसरे के निपल को मसलना शुरू कर दिया। रिया की मदहोशी भरी आहें पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। रिया ने भी अपना एक पैर देवेश के दोनों पैरों के बीच में फंसा रखा था, जिससे उसकी नीज देवेश के ऑर्गन को टच कर रही थी। साथ ही वो हल्के से अपना पैर भी मूव कर रही थी और उसे उकसा रही थी, जिससे देवेश और भी ज्यादा वाइडली सब करने लगा। रिया पूरे मजे उठा रही थी और उसका साथ भी दे रही थी और अपना हाथ उसके पीठ और भी ज्यादा प्रेस कर रही थी, जैसे उसमें ही समा जाना चाहती हो। अब देवेश इसकी गर्दन और नेक कर आ गया और किसके साथ तेजी से बाइट भी करने लगा।
रिया बस सिसकारियां भर जा रही थी। आह देवेश। वो उसकी चेस्ट पर था और वाइडली किस किए जा रहा था, साथ ही अपने दांत भी गड़ा रहा था। उसकी चेस्ट को अपने मुंह में भरकर बुरी तरह किस कर रहा था। वो नीचे जा रहा था और घुटनों के बल बैठकर पेट से वजाइना तक किस किए जा रहा था। अब उसने उसके दोनों पैर खोल दिए और अपनी जीभ एंटर कर दी। वो सिहर उठी, फिर भी रिया ने पास ही से सोप लिया और जैसे देवेश उठा उसने झटके से उसे पलट लिया और उसके ऑर्गन पर सोप लगाने लगी। इस बार वो उस पर टूट पड़ी थी और उसे किस किए जा रही थी, बाइट कर रही थी उसके पूरे बॉडी पर। अब नीचे उसके ऑर्गन को अच्छे से साफ करने के बाद वो अपने घुटनों पर बैठी और शरारती मुस्कान के साथ नजरें उठाकर एक नजर उठा के देवेश को देखा। देवेश को अंदाजा हो गया वो क्या करने वाली है, जिसके उसके फेस पे भी डेविल स्माइल आ गई। फिर वो उस पर टूट पड़ी, अपने मुंह में उसका ऑर्गन भरकर उसे किस करने लगी। इस बार देवेश की बारी थी आहें भरने की। वो उसके सिर को और अंदर धकेले रहा था, बालों को एम पकड़कर तेजी से आगे पीछे कर रहा था। कुछ देर बाद जब रिया रुकी तो उसने तुरंत उसको गोदी में उठाया और रूम में वापस चले गया। अब उसने खुद को रिया एंटर किया बना लिसस वाने के, और वो सॉफ्ट तो बिल्कुल नहीं था। बात तेजी से सब कुछ किए जा रहा था। रिया भी पहले छटपटा रही थी, कुछ ही देर में वो भी अपनी कर उठाकर उसका साथ देने लगी। 2 घंटों तक इंटीमेट होने के बाद रुका और उसके साइड में लेट गया। रिया का भी नहीं हुआ था तो वो फिर से उसके ऊपर आ गई और उसके ऑर्गन को अपनी वजाइना में डालने लगी। हालांकि उससे ये हो नहीं रहा था और देवेश भी बस उसे तिरछी मुस्कान कैंसर ही देख रहा था। फिर उसने अपनी थोड़ी सी कमर उठाई तो रिया काम काम में सफल गई और वो झटके लेते हुए उस पर उछलने लगी। देवेश उसके तेजी से हिलते हुए सीने को वाइल्डली रगड़ने लगा, जिससे वो और भी तेजी से अपनी कमर को हिलाने लगी। अगले 2 घंटों तक ये सब चलता रहा, कभी रिया नीचे तो कभी देवेश। 2 कहने की मेहनत के बाद दोनों हफ्ते हुए रुके। 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे की बाहों में रहकर आराम करते रहे। रिया उसके सीने पर हाफ रही थी, देवेश उसके बालों को सहला रहा था। फिर दोनों एक साथ ही बात लिया और कपड़े पहनकर रेडी हो गए। रिया ने इस वक्त ढीला सा सूट पहना, साथ में दुपट्टा लिया था अपने निशानों को छिपाने के लिए। देवेश ने भी इस टाइम व्हाइट शर्ट विद ब्लेजर पहना था। जब से पहली बार इस होटल रूम में आई थी रिया, तब से ही उसके कपड़े यहाँ हर वक्त मौजूद रहते थे। आज सेकंड टाइम था जब वो यहाँ आई थी। इसके बाद दोनों ने लंच किया और सहाय मेंशन की तरफ निकल गए। रास्ते भर देवेश ने रिया को समझाया और प्रॉमिस किया कि वो उसका बदला लेने में मदद करेगा अमायरा से, जिसे सुनकर रिया के फेस पे स्माइल आ गई। फिर एक गुड बाय किस के साथ रिया अपने घर और देवेश अपने घर चले गया। तारानकन तारानकन तारानकन। इधर अमायरा ने भी 1 बजे लंच किया और थोड़ा रेस्ट करने चली गई। अमायरा अभी आराम ही कर रही थी कि तभी उसे कुछ याद आया, जिससे वो तुरंत उठकर बैठ गई। मीरा मीरा जल्दी आओ, अमायरा ने उसे बुलाया। जी यंग मैडम, जाओ जल्दी से काका को बुला लाओ, बोल दी मुझे कुछ जरूर काम है उनसे, अमायरा ने ऑर्डर दिया और मीरा सिर हिलाकर वहां से चली गई। अमायरा आने बिस्तर से उठी और अपने टेबल से उन जमीन के पेपर्स को लेकर आ गई और वो गौर से उन पेपर्स को देखने लगी। वो जितना उन्हें देखती उसे उतना ही गुस्सा आता। जल्दी ही काका भी आ गए। आपने बुलाया यंग मैडम, उन्होंने सिर नोक करते हुए पूछा। जी काका अंदर आ जाए, अमायरा ने उन्हें बुलाया। काका मुझे आपसे जरूरी काम है। ये जमीन के पेपर्स हैं जो मिसेज रागिनी सहाय ने मुझे दिया है, जो पूरी तरह फालतू है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे राजकुमार को दे दे, क्योंकि इस पर जितना मेरा हक है, मेरे पति होने के नाते उनका भी उतना हक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे वो अपने पास रखे और इनका जो भी करना है करे। जी ठीक है यंग मैडम, बोलते हुए काका ने वो पेपर्स ले लिए और रूम से बाहर चले गए। जल्द ही वो राजकुमार के स्टडी रूम में थे। अमायरा की कही सारी बातें उन्होंने राजकुमार से बता दी। क्या उसने ऐसा कहा? वेरी स्मार्ट, उन्होंने पेपर्स को देखते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहा। फिर उन्होंने कुछ कहा और पेपर्स वापस काका को दे दिए। उनकी बातों से काका परेशान हो गए। फिर वो वापस अमायरा के पास आ गए। अमायरा भी परेशानी में चक्कर काट रही थी। जैसे ही उसने काका को अपने रूम के बाहर देखा, तुरंत अंदर बुला लिया। क्या हुआ काका, आप इन्हें वापस क्यों ले आए? काका ने परेशानी से अपनी बात बोलनी शुरू की। वो मैडम मास्टर ने कह है कि ये आपको मिला है, तो आप ही का है। इसका जो भी करना है आप खुद ही करें। आप यहाँ की राजकुमारी है, इस नाते वो हर कदम पर आपके साथ है। आप जो भी फैसला करेगी वो उसमें पूरा साथ देंगे आपका। अमायरा ने इतना सुनते ही प्यारे सी पड़ा टेबल लैंप दीवार पे दे मारा और चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को ये शैतान कही के हार्टलेस इंसान कभी नहीं सुधर सकते, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मैडम शांत भूलिए मत, आओ अभी भी उनके घर में है। यहाँ किसी ने भी आपकी बातें सुन ली तो समझ रही है ना आप कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। इतना सुनना था। वो अपना सिर हिलाने लगी और शांति से जाकर बेड पर बैठ गई। वो मन में सोच रही थी, इस आदमी का दिल सुई की नोक जितना भी बड़ा नहीं है।
इससे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। काका ने भी ऐसा कहा जरूर था, मगर वो अपने मालिक से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अमायरा के फैसले के इंतजार में वो अब भी खड़े रहे। काका, हम इस बारे में महल से आने के बाद सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, अमायरा ने कहा। इसके बाद सब अपने अपने काम लग गए। दिल तो चाहता है दीवार में चूनवा दूं दोनों को। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। जब काका अमायरा के रूम से बाहर आए तो उन्होंने उसकी सभी बातों की खबर राजकुमार को दे दी, जिसे सुन वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और बोले वो जो चाहे जैसा चाहे उसे करने दो, इसके कामों को पूरा करने में मदद करो। उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर काका को ऐसे लग रहा था कि इस वक्त उनके सामने जो बैठा है वो उनके हार्टलेस मास्टर नहीं, बल्कि कोई नया नया प्यार में पड़ा आशिक है। उन्होंने मन ही मन अपना माथा पीटा और एक गहरी आय भरते हुए हाँ बोलकर रूम से जाने लगे। अभी वो 2 कदम ही चले थे कि तभी एक गार्ड दौड़ते हुए उनके पास आता है और हफ्ते हुए बताता है कि राघव को होश आ गया है और उन्हें बुखार भी नहीं है। अब वो गार्ड इतना खुश था जैसे राघव उसका अपना भाई हूँ। इस खबर को सुनते ही काका भी बेसुध होकर भागे राघव को देखने। जब उन्होंने अपने बेटे को सुरक्षित और हाई में देखा तो उनका दिल खुशी से भर गया। उन्होंने मन ही मन पता नहीं कितनी ही दुआ दे दी थी अमायरा को और ये फैसला भी किया कि वो हमेशा अमायरा के खड़े रहेंगे। अब तो डॉक्टर शाह ने भी कह दिया था कि राघव बिल्कुल ठीक है। रात के वक्त राजकुमार भी अमायरा से मिलने गए, जिन्हें देखकर तो अमायरा के पसीने छूट गए और उसे लगने लगा कि उसे को बड़ी सजा होने वाली है। उम्मीद से अलग उन्होंने उससे पूछा, अंडस को क्या तुम्हें कोई अफसोस है कल के लिए, या तो जाना चाहती जैसलग है राजा सा से। दिल ही दिल में तो अमायरा डर रही थी, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस से कहा, अंडस को मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मुझे राजा सा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात अफसोस की तो मैं उन्हीं लोगों से मिलने जा रही हूँ जिन्होंने मुझे आपके लिए पसंद किया था। दिल तो चाहता है दीवार में चूनवा दूं दोनों को। मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर वो लोग मुझे धमकाते हैं या मेरे साथ कुछ भी गलत करते हैं तो क्या मैं, तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे जो कुछ भी होगा मैं सब संभाल लूंगा। उनके मुंह से इतना सुकत हो अमायरा मन ही मन शैतानी हंसी के साथ बोल रही थी, अब देखो मैं क्या क्या करती हूँ। अगली सुबह आज पूरे राजावत मेंशन में काफी चहल पहल थी। सभी नौकर यहाँ से वहां दौड़ रहे थे, करते भी क्यों ना आज अमायरा राजासा के शाही महल जो जा रही थी वो भी अकेले। राजकुमार ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसे किसी भी तरह से शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, इसलिए सभी डरे हुए थे। अगर ये बात अमायरा के कानों में पड़ी होती तो बेचारी सदमे से ही बेहोश हो जाती। खैर, जिसके लिए इतनी सारी तैयारियां की जा रही थी उनका भी हाल चाल देख लेते हैं। यंग मैडम उठिए, 7 बज गए, अब उठ जाए। आप भूल गई क्या, आपको महल जाना है, लेट हो रहा है। ईना कब से उसे उठा रही थी। जाओ, मैं नहीं उठ रही, अभी 7 ही बजे है, 17 नहीं, जो तुम मुझे इतने जल्दी उठा रही हो। अमायरा चद्दर उड़ते हुए बोली, मैडम मास्टर ने ऑर्डर दिया है आपको जल्दी उठाने का, वरना आप लेट हो जाएंगी। मेड ने फिर से कहा। वो जल्द गया गुड़िया के खेत में, जब देखो तब मेरे सिर पे सवार रहता है। उसे बोल दो उसकी बीवी का ऑर्डर है, इंसान बनके रहा करे मिस्टर, ज्यादा मिस्टर बना तो पकड़ के सीधा कर दूंगी। उसने खेलते हुए अपना सिर पिल्लों में धसाते हुए कहा। इना अंडस को, अरे माँ, मास्टर आप यहाँ, क्या कहा है, मास्टर कहा है। देखिए आपने कुछ सुना तो नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, ये इना ही कब से बोले जा रही हैं। मास्टर सुनते ही अमायरा उछलकर बेड से उठ गई। वो हड़बड़ा गई थी और नींद में होने के कारण उसने बिना देखे ही सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। जब उसने आंखें खोलकर ध्यान से देखा तो चौंकते हुए अंडस को, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तभी इना की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अमायरा अब समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या घोटाला हुआ। वो इना का नाम जोर से लेकर चिल्लाने लगी और अंडस को, तुम रुको, तुम्हें तो मैं, बोलकर जोर से एक तकिया उस पर फेंका, पर इना बचते हुए तुम में भागने लगी। अमायरा भी उसके पीछे पिल्लो लेकर भागने लगी। कुछ देर बाद दोनों थककर जमीन पर ही बैठ गए। अमायरा अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। फिर दोनों जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगी। कुछ ही देर में अमायरा अपने रूम में बैठी तैयार हो रही थी। जब तक वो कपड़े पहनकर रेडी होती है तब तक इसकी मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाती है, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है। इनकी क्या जरूरत, में फिर से शादी करने थोड़ी जा रही हूँ जो मुझे भूतनी बनाने की प्लानिंग चल रही है। मैडम ये मास्टर का ऑर्डर है, आपको मानना पड़ेगा। 65 थप्पड़ मरना कंटिन्यू रखो रुखी। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। कुछ ही देर में अमायरा अपने रूम में बैठी तैयार हो रही थी। जब तक वो कपड़े पहनकर रेडी होती है तब तक इसकी मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाती है, जिसे देखकर उसका मुंह बन जाता है। इनकी क्या जरूरत, में फिर से शादी करने थोड़ी जा रही हूँ जो मुझे भूतनी बनाने की प्लानिंग चल रही है।
मैडम ये मास्टर का ऑर्डर है, आपको मानना पड़ेगा। क्या है यार, जब देखो तब मास्टर मास्टर। ये लाइफ मेरी नहीं बल्कि उस मास्टर की ही है। क्या करूं इनका मैं। वो बड़बड़ाने लगी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, आओ जल्दी से। याद रहे एक बात, बिल्कुल लाइट मेकअप होना चाहिए। अगर उस चुड़ैल की तरह आधी 100 किलो मेकअप थोबा तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे मास्टर दोनों का पोस्टमार्टम कर दूंगी। अंडरस्टैंड। मीरा, मेरे लिए चिप्स, कुरकुरे, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। कम से कम कुछ तो अच्छा काम हो इस बोरिंग टाइम में। उस बेचारी मेकअप आर्टिस्ट डर से अपना सिर हिला दिया और अब वो अपने काम में जी जान से लग गई, क्योंकि उसके लिए आगे क्या और पीछे खाई थी। अगर ज्यादा अच्छे से करती तो अमायरा नहीं छोड़ती और अच्छे से ना करती तो राजकुमार न छोड़ते। खैर, उसने जल्दी ही अपना काम खत्म किया। अमायरा ने अपना पूरा मेकअप खाते और ठिलते डुलते कराया था, जिससे बेचारी काफी परेशान हो गई थी। फिर भी उसने अपना काम काफी अच्छे से किया था। मैथ्स अमाया को ज्वेलरी पहना रही थी और आर्टिस्ट उसका दुपट्टा पिन अप कर रही थी। अमायरा कंप्लीट राजस्थानी गेटअप में थी। डार्क ऑरेंज कलर रॉयल लहंगा, पूरी राजस्थानी ज्वेलरी वेयर की हुई थी। सिर पर मांग टीका के साथ लाल रंग का मोटा सिंदूर, लंबे घने बालों का बन जिसे फूलों से सजाया गया था। माथे पर हल्की लाल रंग की छोटी बिंदी, नाक में बड़ी सी मोती जड़ी हुई जोधा नथ, गले में चंद्रहार के साथ आरुष के नाम का मंगलसूत्र, हाथों में ऑरेंज और लाल चूड़ियां, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरे रंग का काजल और पैरों में महावार, जो चलने में सुंदर सी धुन की तरह बज रहा था। उसके चेहरे के फीचर बेहद अट्रैक्टिव थे, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमायरा ने काफी लाइट मेकअप किया था। वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी, मगर इन सब से उसके चेहरे की मासूमियत छिपी नहीं थी। उसका शरीर पतला लेकिन लंबा और सुडौल था। कुल मिलाकर पूरी कयामत ढा रही थी। उसका लुक देख एक तो सभी के दिलों पे छुरियां चलने वाली थी, वही कोई और भी था जो उसके लिए अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। आज उसे ऐसे देखकर, लेकिन वो इसे अपनी नफरत का नाम देकर छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी अमायरा को जरा भी खबर नहीं थी। अमायरा, अगर तुम कृष्ण सिंह राजावत की वजह से मेरी बीवी न बनी होती तो मुझसे इतनी दूर न होती और मेरी नफरत न झेलनी पड़ती। अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी में आकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। सभी मैड्स और वो आर्टिस्ट भी उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। उन्होंने पहली बार अपनी मैडम को इस तरह देखा था। अमायरा ने जब खुद को मिरर में देखा तो अंडरस्को हाय, ये मैं ही हूँ। ईना, जल्दी से मेरी नजर उतारो और काला टीका लगाओ, उसने एक्साइटेड होकर कहा। ईना ने ऐसा ही किया। अमायरा ने पहले ही सोच लिया था कि उसका और आरुष का रिश्ता कैसा भी हो, मगर ये बात वो बाहर वालों को पता नहीं चलने देगी। आखिर ये उनका पर्सनल मैटर था। अमायरा मन ही मन राजकुमार की आभारी भी थी, इतनी सब चीजें करने के लिए। जल्द ही उन्हें खबर मिली कि सभी गाड़ियां तैयार हो गई है। जब कमरा ने सुना तो उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई और चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उसने टीना को देखा और बोली, अंडरस्को लेट्स गो। अमायरा अपनी चारों मैट्स के साथ जाने के लिए चल दी। वो घबराते दिल के साथ गाड़ी में बैठी। आज उसकी फेवरेट कर भी उसे खुश नहीं कर पाई थी। होती भी कैसे बेचारी, अब तो अपने असली ससुराल जा रही थी, वो भी बिना अपने पति के। अमायरा के बैठते ही उनकी गाड़ियों का काफिला चल पड़ा। उसके आगे पीछे मिलकर कुल 10 काली गाड़ियां चल रही थी, जिनमें गार्ड्स भरे हुए थे। उसकी गाड़ी बीच में थी। काका उससे मिलने तो नहीं आए, मगर उसके निकलते ही तुरंत राजकुमार को रिपोर्ट करने जरूर चले गए। हर एक चीज की खबर उन्होंने आरुष को दे दी, जिसे सुनने के बाद वो मुस्कुराए और बोले, अंडरस्को वेरी गुड। वो अच्छे से जानती है कि बाघ के पंजे में भी खुद को कैसे सेफ रखना है। जब काका ने उनका मूड सही देखा तो बड़ी हिम्मत करके उन्होंने परेशान होकर कहा, अंडरस्को मास्टर, आप इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं कि मैडम उस जगह आपके बिना सेफ रहेंगी। उनके चेहरे पर फिर से वही मॉन्स्टर वाला भाव आ गया, जो बिल्कुल बेरुखी और बेहद सर्द हो चुके थे। मुझे उस बेवकूफ लड़की की कभी कोई फिक्र हुई ही नहीं। सुना आपने? माफ कीजिए मास्टर, गलती हो गई। ये नौकर फिर ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। मैं दौरान चले जाता हूँ। उनके सर से पसीने छूट रहे थे। रूम से बाहर आते ही वो चलते हुए बड़बड़ाने लगे, क्या बोलते हैं आप? चिंता नहीं कोई आते। अगर चिंता नहीं होती ना तो उनके लिए नई मैट्स क्यों रखते? क्यों उनके लिए बिना कहे साड़ी, कपड़े और गहने सारी चीजें मंगाते? क्यों आप उनके लिए इतने सारे गार्ड्स और उनकी पर्सनल मैट्स को भी साथ भेजते? कहते हैं चिंता नहीं है। हो, आप बस अपने मुंह से ये सब स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। काका काफी चिढ़ गए थे, लेकिन इतनी बात बोलने के बाद उन्हें दिल में राहत महसूस हो रही थी। इतनी अच्छी और टैलेंटेड बीवी मिलने के बाद भी इन्हें सुकून नहीं है। बजाय उनके साथ घूमने फिरने और समय बिताने के आप बदल ले रहे हैं। लेकिन हम भी देखना चाहेंगे कि आप कब एक खुद से और राजकुमारी से भागेंगे। तारांकन तारांकन तारांकन। इधर अमायरा की गाड़ियां महल के गेट पर आकर रुकती है। एक गार्ड उतरकर गेट खोलने को कहता है, मगर महल के गार्ड में से कोई भी गेट नहीं खोल रहा था।
तभी अमायरा के एक गार्ड ने अंडस को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मैडम की इंसल्ट करने की? चलो अब जल्दी से माफी मांगो और हमें जाने दो। मैं ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। मैं बस इस महल के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उस गार्ड ने ढिठाई से कहा। अमायरा काफी देर से ये सब सुन रही थी। अब वो पूरे एटीट्यूड के साथ बाहर निकली, लेकिन पूरी नहीं, बस एक पैर ही बाहर निकाला था उसने और अपने चश्मे को निकलते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ? अभी तक हम अंदर क्यों नहीं गए? जी आप अंदर नहीं जा सकती, ऐसे ही किसी को भी महल में जाने की परमिशन नहीं। वो गार्ड अब बहस करने लगा। अमाया का दिमाग ऑलरेडी खराब था। ईना ने जब देखा तो वो घबराते हुए बोली, अंडस्को मैडम आप क्यों परेशान हो रही है? हम हैं ना, इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे इसे। उसे मन ही मन डर था कि अगर अमायरा की सटक गई तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी, एक एक को पता नहीं कैसे सबक सिखाएगी। वो ईना को देखकर मुस्कुराए और अपना लहंगा उठाकर गाड़ी से बाहर आ गई और उन गार्ड्स की तरफ बढ़ गई। उसने सीधा एक लात गार्ड के पेट में मारी, जिससे वो चिल्लाते हुए पीछे हट गया। उस गार्ड के साथ वहां मौजूद झर इंसान अमायरा की हरकत से हैरान था। अपनी औकात मत भूलो, तुम इस महल के रखवाली करते कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। तो खाली दुम हिलाओ और सही इंसान पर भूको, उदयपुर की राजकुमारी के आगे नहीं। उसने सर्द लहजे में कहा। राजकुमारी आप ऐसा नहीं कर सकती, हम बस अपने रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन कर रहे हैं। हम इसकी शिकायत करेंगे। आप राजकुमारी है तो क्या हुआ? क्या शिकायत मेरी? ईना मीना टीना मीरा सुना तुमने शिकायत करेगा मेरी? हाँ हाँ हाँ, वो ताली बजाते हुए जोरों से हंसने लगी। अचानक से वो टिकी और उसका चेहरा काला पड़ गया। गार्ड्स, उसने गरजते हुए कहा, इन सभी गार्ड्स को रस्सियों से बंद कर घुटनों पर बैठा दो, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकाने और मुझ पर यानी राजकुमारी पर हमला किया है। ले जाओ इन्हें मेरी आंखों के सामने से। उसने ऑर्डर दिया। अब जब उसे भी राजकुमार ने चद्दे ही दी थी, तो वो उसका जमकर फायदा उठा रही थी। राजकुमार के गार्ड्स वेल ट्रेन्ड थे। वो अच्छे से जानते थे कि इन गार्ड्स को ले जाते टाइम वो कुछ भी जबरदस्ती जैसा या मरपीट करेंगे तो राजा की नजरों में वही लोग दोषी बन जाएंगे, जिससे वो लोग आहिस्ता से आगे बढ़े और जैसे ही उनके हाथ बांधने के हुए पीछे से आवाज, रुको रुको, कोई उन्हें हाथ नहीं लगाएगा। गेट से करीब 100 मीटर दूर से चिल्लाने की आवाज आई। जब सबने पलट कर देखा तो वो और कोई नहीं, युवराज देवेश था। उसके चिल्लाने के बाद गार्ड्स रुके नहीं, बल्कि अमायरा की तरफ देखने लगे, जिस पर उसने भी अपना सिर हिला दिया और उन लोगों ने अपनी हरकतें बंद कर दी। साथ ही इनकी तरफ उसका एक आदमी तेजी से दौड़ते हुए आया। आते ही उसने चिल्लाकर महल के गार्ड से पूछा वहां जो कुछ भी हुआ था इस बारे में। और जब उसने उनकी सारी बातें सुनी जो थोड़ी अजीब भी थी, तो उसने अमायरा से मुड़ते हुए कहा, अंडस्को ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर तमाशा करने और चीजें बिगड़ने की? क्या तुम जिंदा रहना भी चाहती हो या नहीं? अमायरा ने उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें लाला हो गई। वो एक नजर देवेश के आने की दिशा में देखती है, जी उनसे कुछ ही दूर था। फिर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडस्को इस आदमी को थप्पड़ मारो, तब तक मरना जब तक इसकी अक्ल ठिकाने ना आ जाए। वो एक राजकुमार के साथ साथ सक्सेसफुल आदमी की बीवी थी। उसकी पावर का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, और ये टच गार्ड उसे धमकाने की हिम्मत कर रहा था। तुम लोग दूर रहो मुझसे, खबरदार मेरे करे आए तो मुझसे भरा कोई नहीं होगा। टीम जानते नहीं ही मैं कौन हूँ। वो घबराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा। ये सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो खुद ही को सुनना, अमायरा ने कहा। जब उस आदमी ने अपने पास गार्ड्स को देखा, लेकिन उन्होंने उसकी बाह पकड़कर तेजी से खींच ली। अब उसके ऊपर थप्पड़ों की बौछार होने लगी। उसे लगभग 5-7 थप्पड़ मारे गए, जिससे उसकी आंखों से आंसू आने लगे था और जल तक फूट गई थी, जिसका खून उसके छी पर फैल रहा था। रुको, मैंने कहा फौरन रुक जाओ। अमायरा में ये नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई लड़की होगी जो एक मामूली से नौकर से लड़ाई करेगी, वो भी ऐसे महल के गेट पर। देवेश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। असल में वो इसलिए नहीं गुस्सा था कि अमायरा ने उसके लोगों को मारा, बल्कि वो इसलिए गुस्सा था क्योंकि अमाया ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। क्या ये उसके चेहरे पर थप्पड़ मरने ऐसा नहीं था? अमायरा ने कोल्डेली कहा, अंडस्को थप्पड़ मरना कंटिन्यू रखो रूखी। 66 जैसा मालिक वैसे ही उसके कुत्ते। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग, गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। देवेश को देखकर उसने कोल्डली कहा, अंडस्को थप्पड़ मरना कंटिन्यू रखो। इतने थप्पड़ मार मार कर गार्ड के हाथों में भी दर्द होने लगा था, जिस वजह से उसकी जगह दूसरा गार्ड आ गया और उसने कंटिन्यू किया। इतनी मार खाते हुए वो आदमी दर्द से चिल्ला रहा था और देवेश से मदद की गुहार लगा रहा था, जिसे देखकर देवेश का चेहरा सफेद ही गया। वो अमायरा के पास गया और अपना हाथ उठाया। इस वक्त अमायरा उसकी तरफ देख तो नहीं रही थी, पर उसका हाथ हवा में ही था कि उसने पकड़कर ऐड दिया और उसके बैक से लगाकर बोली, अंडस्को नाना देवेश, इतना आगे बढ़ने की हिम्मत मत करो, वरना हाथों पे और जोर लगाते हुए जिससे देवेश की आह निकल गई। अमायरा आरुष सिंह राजावत नाम है मेरा।
गिरे हुए लोगों को नर्क में पहुंचना अच्छे से आता है। बोलने के साथ उसके आगे की ओर झटका देते हुए छोड़ दिया और शैतानी हंसी हंसने लगी। फिर सार्किस्टिकली बोली, अंडस को हम। मीरा अब में समझी कि इन कुत्तों में इतना जंगलीपना आया कहाँ से। जाहिर सी बात है, जैसा मालिक होगा वैसे ही उसके कुत्ते भी होंगे। वैसे भी मालिक को देखकर तो कुत्ते और भी भौंकना शुरू कर देते हैं। जैसा गुरु वैसे चेले, बोलकर वहां अमायरा सहित उसकी टीम में मौजूद सारे लोग मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। क्या तुमने मुझे कुत्ता कहा? अमायरा तुम्हारी तो वो आग बबूला हो चुका था। क्या क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें कुत्ता कहा। हाँ हाँ हाँ, देखो साथियों, दुनिया में इतने अजीब लोग भी रहते हैं। ये एक शेर उदयपुर के राजा सा का बेटा खुद को कुत्ता बोल रहा है। छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो ठहरे खुद के कानों में गड़बड़ है, ऊपर से तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हें कुत्ता कहा। लज्जा नहीं आती तुम्हें एक शेर के बेटे होने के बावजूद खुद की कुत्तों से बराबरी करते हुए। वो खूब मजाक उड़ा रही थी देवेश का। उसके साइड वाले पर पकड़कर जोरों से हंसने चाहते थे अमायरा के इतने ड्रामेटिकली बोलने पर, मगर वो इतनी बड़ी गुस्ताखी नहीं कर सकते थे युवराज पर हंसकर। देवेश भी अब गुस्से से कांप रहा था। इस लड़की ने उसकी कितनी इंसल्ट कर दी थी। अमायरा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा मजाक उड़ने और इस तरह से बिहेव करने की? तुम्हें डर नहीं कि शाही परिवार के किसी भी इंसान की डिसरिस्पेक्ट करने वाले की क्या सजा होती है? वो बेहद डरावनी आवाज में बोल रहा था। मुझे लगता है देवेश आपको फेवर है या आपने ब्रेकफास्ट में कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, तभी आप इतने बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। भला मैं फ्यूचर किंग को ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हूँ? और अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है तो मैं भी इस शाही परिवार का ही हिस्सा हूँ। देवेश कुछ बोलने ही जा रहा था, लेकिन अमायरा ने उसकी बात बीच में काट दी और आगे बोली, अंडरस्को युवराज, क्या हम अपने भावी राजा से यही एक्सपेक्ट करें? पहले तो आप रेफर एंड अर्न स्कीम की तरह अपनी मंगेतर को अपने ही चाचा को रेफर करके उनकी शादी करवाते हैं और उसकी ही बहन से प्यार करते हैं। फिर जब वो आपकी चाची बन गई तो आप उसे रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे। आपको मैं फ्री में एक सजेशन देती हूँ, जाओ और बड़े बुजुर्गों से सीख कर आओ कि अपने बड़ों रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। आपको मुझे चाची जी कहना चाहिए। और हाँ, आपको ये नहीं लगता कि आपको मेरा वेलकम करना चाहिए? आखिरकार पहली बार आपकी चाची महल आई है। तभी उसकी नजर उस पीट रहे आदमी पर गई जो बहुत बुरी हालत में था। उसके चेहरे से खून का रहा था और उसे खड़े रहने तक का होश नहीं था। अमायरा ने उसे बड़े ही भोलेपन और मासूमियत से देखा। अरे री, ये क्या हाल हो गया इनका? सी, कितनी चोट आई है? बस भूत हो गया, फौरन छोड़िए इन्हें। अभी तो हमें युवराज के साथ भी अपने मैटर्स सॉल्व करने हैं। सारी एनर्जी यही लगा देंगे क्या? अमायरा की बातों का तंज अच्छे से समझ आ रहा था। उस आदमी को जैसे ही छोड़ा गया वो तुरंत अंतरा के पैरों में गिर गया। अंडस्को चरण स्पर्श। मैं स्वागत करता हूँ आपका। अमायरा ने डेविल स्माइल करते हुए देवेश की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, वह काफी अच्छे से ट्रेन किया है आपने अपने लोगों को, मगर आप खुद। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जैसे इशारे में बोल रही हो, आपको भी मेरे कदमों में होना चाहिए, वरना इस बेचारे की हालत तो देख ही रहे हैं। साथ ही उसने अपने पर भी आगे कमर दिए थे। उसके इशारे और बातों का मतलब समझते हुए देवेश की आंखें लाल हो गई। उसने अपनी मुठियां बिंच ली और खुद को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ा और जैसे ही अमायरा के पति चुने को हुआ तो वो 2 कदम पीछे हट गई और बोली, अंडस्को, अरे ये आओ, क्या कर रहे हैं? क्या आप भूल गए शाही परंपरा के अनुसार एक शादीशुदा औरत को उसके पति के अलावा कोई और नहीं छू सकता? आप तो मेरी पैरों की धूल को ही सर माथे पर लगाए, क्योंकि पैरों को छूने के लायक। उसने एक बार फिर अपनी बात अधीर छोड़ दी। देवेश ने उसके पैरों की धूल को अपने माथे से लगाया और उसके ऐसा करते ही अमायरा ने कहा, अंडस्को, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि और सत्संगति दे, तुम्हें जिसकी सख्त जरूरत है तुम्हें। वो अभी अपनी बात कहे ही रही थी कि तभी गेट खुलता है और कुछ औरतें आती है, जिन्हें देखकर ईना मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि इन्हें किसने और क्यों भेज है। मैथ्स बोली, अंडस्को, यंग मैडम, आप गाड़ी में बैठिए कुछ देर के लिए। जिस पर अमायरा ने इना की तरफ देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। करीब 5 मिनट्स बाद उसे आने को कहा गया। उसके आगे 2 मैथ्स और पीछे 5 मैथ्स थी। चेहरे पर पल्लू था जिससे वो कुछ देख नहीं पाई। जैस तीन ही गेट के अंदर उसके कदम पड़े, ढोल नगाड़े और शहनाइयों की आवाज आने लगी। जी काफी अच्छा लग रहा था। गेट से ही गुलाब के फूलों से रास्ते बनाया गया था अमायरा को चल के जाने के लिए। आसपास का नजारा और डेकोरेशन बेहद खूबसूरत था, जिसे देखकर कोई भी आसानी से हिप्नोटाइज हो जाता। अमायरा धीरे धीरे चलते हुए घर की दहलीज पर पहुंच चुकी थी, जहां कुछ नौकरों के अलावा बस एक बूढ़ी औरत थी जो उसे चमकती हुई आंखों से देख रही थी, जिनके चेहरे की चमक ही उनके अंदर की खुशी बयां करने के लिए काफी थी। साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक भी प्ले किया गया, जिसे सुन अमायरा तो चौंक ही गई, क्योंकि वो सॉन्ग ही कुछ ऐसा था। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा
गम मेरा हो गया जब अमायरा दहलीज पे खड़ी थी तो बूढ़ी औरत ने उसकी आती उतारी, जिसके बाद उन्होंने उसे आगे की रस्म समझाई। खैर उसे पता तो पहले से ही था और वो कई बार इस घर में आ भी चुकी थी। उसने कलश गिराया और लाल कुमकुम वाले थाल में रखकर घर के अंदर प्रवेश किया। ओ तेरे कांधे का जो तिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। फिर अपने हाथों की वो पीले रंग की चाय दीवार पर छोड़ी। यार किसने प्ले किया है ये गाना? कहाँ से ढूंढ के लाया है? यहाँ जान के लाले पड़े हैं और इसमें कंधे का तिल और बिजली का बिल अपना कर रहा है। अब क्या बताऊं इन लोगों को, मेरी तो जान भी अपनी नहीं रही। हर दिन कोई ना कोई मरने को खड़ा हो जाता है। वो अपने मन खुद का रोना रो रही थी। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की छुन छुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का हे मुंह देखा है वो खडूस, जुड़े का फूल तो छोड़ो, मेरा सिर ही गंजा करवा दे ऐसा है वो जल्लाद। हाँ, वो मुंह बनाते हुए अपने पति देव को कोसे जा रही थी। हाँ, मेरा रात दिन सब उसके हवाले ही है। ये सही था, मेरी जिंदगी भी उसकी है। तू मांगे सर्दी में अमिया, जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए, तू धूप खिला तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना, आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा कल मेरा हो गया। हो तेरे कांधे। काश काश मायरा मेरी जिंदगी में तुम इस तरह ना आई होती, तो आज इस गाने की हर एक लाइन अच्छा करता मैं तुम्हारे लिए। आखिर क्यों मैं तुमसे पहले नहीं मिला? क्यों तुम्हें कृष्ण सिंह राजावत ने मेरी लाइफ में भेजा? क्यों तभी जोर से हवा चलती है जिससे आरुष होश में आते हैं? ये क्या सोच रहा था मैं? मुझे उससे सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। ये लड़की एक दिन मेरा दिमाग खराब करके ही छोड़ेगी। आखिर क्या है तुम में ऐसा जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता? अगर दादी को इन्फॉर्म नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता आज। और तुम कितनी ही देर तक ईसवी लड़ते रहती। चली क्यों नहीं जाती जिंदगी से मेरी? मुझ जैसे अपाहिज के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाएगी, कभी नहीं। आरुष ने गुस्से से चिल्लाते हुए बोला और एक पंच अपनी उस टेबल पर मारा और उस ओर पड़ी सारी चीजें गिरा दी जहां रखे लैपटॉप में वो इस वक्त मायरा को देख रहे थे, जिससे उनके हाथों में काफी चोट भी आई मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। दूसरी तरफ गृह प्रवेश की रस्म हो जाने के बाद मायरा ने उन बूढ़ी औरत का पैर छूते हुए आशीर्वाद लिया। प्रणाम दादी जी। पैर नहीं बेटा, गले लगो। इस चिड़िया की तरह ही तुम भी तो मेरी गुड़िया हो। दादी जी ने बगल में एक खड़ी दूसरी लड़की को देखते हुए कहा तो अमायरा कंफ्यूजन में इस ओर देखने लगी। तभी 67 अनटाइटल चैप्टर गुलाब बढ़ता दिल गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब आई मिस योर मायू सो मच। तभी एक लड़की अमायरा के गले आकर लग गई। अरे चिड़िया, उसे ठीक से खड़े तो हो जाने दे। और उसने अब तक अपना घूंघट भी नहीं हटाया। हाँ दादी सॉरी सॉरी, मैं मायू को देखकर उतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उस लड़की ने अपने माथे पर चपत लगाते हुए कहा। फिर वो बिना किसी की परवाह किए अमायरा का हाथ पकड़कर खींच के ले जाने लगी। चल मायू, हम तेरे रूम में चलते हैं। ब्यूटी आप भी चलो, उसने दूसरे हाथ में उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर कहा। अरे चिड़िया, इतने सारे गेस्ट हैं, तुम दोनों जाओ, मैं बाद में आती हूँ। उन्हें सवेंस देख लेंगे, आप तो चलो बस। फिर वो लोग मायरा के रूम में पहुंचे। ब्यूटी चलो, मायू की मुंह दिखाई करते हैं। अब भाई तो हैं, नहीं तो बेचारी हमसे ही काम चला ले। बोलते हुए उसने अमायरा का घूंघट उठाया। हाय मेरी जान, मेरी मायू तू क्या मस्त लग रही है। जा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। हाँ ब्यूटी, सच में ये तो अपनी एंगेजमेंट से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। शादी का रंग मैडम पर खूब चढ़ा है, देखो जरा। जिस पर अमायरा ने अपना सिर झुका लिया। ओह हेलो मैडम, शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि तू ये शर्माना एंड ऑल करेगी। खबरदार, जो तूने हिम्मत भी की तो। समीरा ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा। तो दादी ने उसे एक चपत लगाई। बस कर पगली, कितना बोलेगी। बेचारी थक गई होगी, देख कुछ बोल भी नहीं रही है। अरे हाँ ब्यूटी, आप ठीक कह रही है। क्या हुआ तुझे मायू, तू इतनी शांत क्यों है? असल में अमायरा इन लोगों के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने बैठी वो बूढ़ी औरत उसकी दादी सास थी, यानी आरुष की दादी दामिनी रणधीर सिंह राजावत। और ये लड़की समीरा राजावत थी, आरुष की बहन, जिसे उसने अपनी 7 साल की उम्र में गोद लिया था, वो भी पूरे फैमिली से लड़ाई करके। ये अमायरा के ही आगे की थी और उसकी क्लीजी फ्रंट थी। आरुष अपनी दादी और बहन से बहुत प्यार करते हैं। अमायरा के सामने बैठे ये दोनों लोग जैसा दिखा रहे हैं वैसे सच में है या नहीं, ये चेक करने के लिए वो इतनी देर से शांत थी। मगर अब उसे विश्वास हो चुका था तो वो रिलैक्स हो गई थी। अब अमायरा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अंडरस्को देख रही है क्यूटी, ये ब्रेक फेल ऑटो कब से बोले ही जा रही है। सोच रही ही चुप हो, लेकिन नहीं।
उसका इतना बोलना ही था कि समीरा ने उसे सिर पर पिलो मारा। सुमो कि बच्ची तू रुक, तुझे तो मैं तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऑटो से कंपेयर करने की। दोनों आपस में फाइट करने लगे। तभी समीरा जल्दी से दादी के पास आ गई। ब्यूटी, जल्दी से मुझे हक करो, वरना ये मायूं मुझे छोड़ेगी नहीं। पहले तो मुझसे जीत नहीं पाती थी, अभी पता नहीं क्या होगा, मैं इससे बच नहीं पा रही। बोलते हुए उनसे चिपक गई। दिस इज नॉट फेयर क्यूटी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं एक सकती। अपनी पोती को ज्यादा प्यार करती है आप, पोता बहू का नहीं, अमायरा ने मुंह लटकाकर कहा। तो दादी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और दोनों को साथ में हक कर लिया। आज तो बोल दिया गुड़िया, मगर अब कभी मत बोलना तू मेरी पोती है, कभी नहीं। जिस पर समीरा ने अमायरा को भी हक कर लिया एक हाथ से। कुछ देर तो तीनों ऐसे रहे, फिर अमायरा ने समीरा की ओर से अपना हाथ खींच लिया। दादी के पास से हटते हुए बोली, अंडरस्को क्यूटी, ये क्या बात हुई? मैं भाभी हूँ इसकी और ये बजाय मेरी रिस्पेक्ट करने और मुझसे प्यार से बात करने की ये लड़ाई कर रही है, मेरा निकनेम दे रही है। जिस पर दादी और समीरा ने उसे घूर कर देखा, जिस पर उसने भी दोनों को बारी बारी से घूरा, फिर सारे ठहाके मार कर हंसने लगे। चलो बेटा अब मैं चलती हूँ, तुम भी खाना खाकर आराम कर लो। हाँ मायूं, हम साथ में खाना खाएंगे, तू रुक मैं लेकर आती हूँ। फिर वो और दादी साथ में बाहर चले गए और अमायरा भी फ्रेश होकर चेंज होने चली गई। मायूं जल्दी आ, मैं ले आई खाना। फिर अमायरा बाहर आती है अपने फेवरेट रूप में। क्या यार तूने ये क्या पहन रखा है? तू भूल गई कि ससुराल में है, अगर हिटलर ने देखा ना तो तेरी खटिया खड़ी कर देगी। समीरा ने उसे डरते हुए कहा। तू चुप कर, मौत आ रही थी इतनी देर से मुझे उन कपड़ों में, अभी वैसे भी खाकर रेस्ट करना है, बाद में वापस पहन लूंगी। चल अब खाते हैं। हाँ चल, वरना मेरे पेट में एसिड रिलीज हो गया ना तो पेट में जो घूमर कर रहे चूहे चूहिया वही पीकर मर जाएंगे। फिर दोनों हंसने लगे और साथ में खाना खाने लगे। मायूं मेरे भाई बिल्कुल मस्त है ना? उसने खाना कहते हुए पूछा। तो अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और खाने पर ही फोकस किया। ऐसे ही कुछ देर तक समीरा अपने भाई की तारीफ करती रही और अमायरा को उसके बारे में बताती रही, लेकिन अमायरा उसका कुछ जवाब नहीं दे रही थी। देती भी क्या, बेचारी उसकी तो जान का दुश्मन बना बैठा था वो। मायूं तू भी बताना मेरे भाई के बारे में, कितना और कैसे प्यार करते हैं वो तुझे? तू भी उनके साथ बहुत खुश है ना? और तुझे पता है इनके पैर भी अब जल्द ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इतनी मुश्किल से आखिरकार डॉक्टर गुलाटी उनके पैरों का ट्रीटमेंट करने को मान गए हैं। जल्द ही वो भारत आ रहे हैं भाई के पैरों के इलाज के लिए। तो अब तू बता। बस कर यार, अब तो हमारा खाना भी हो चुका, मुझे सोना है थोड़ी देर। अच्छा ठीक है, सो जाइयो, बस एक गाना सुना दे। यार कितने टाइम से तेरी वॉइस नहीं सुनी। अब तू नखरे बिल्कुल मत करना, शांति से सुना दे, वो भी ऐसा जो भाई के और तेरे रिलेशन पर बिल्कुल सूट करता हो। मतलब तू मानेगी नहीं ना? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए अब शुरू हो जा मेरी जान। पर मेरी एक कंडीशन है कि जब मैं एक बार गाना स्टार्ट करूँ तो तू बीच में रोकेगी टोकेगी नहीं, वरना समझ लियो फिर। अमायरा ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। और बाबा अब स्टार्ट कर। उधर कोई और भी था जो बेसब्री से अमायरा के गाने का इंतजार कर रहा था और चमकती आंखों से बस उसे देखे जा रहा था। ठीक है, तो कान खोलकर सुन तेरे भाई की तारीफ। और अपनी शादी से लेकर हर एक मोमेंट को लेकर याद करते हुए गाने लगी। मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया, हाँ बुढ़ा मिल गया हाय, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, सब जो गए बाग मेरा बुढ़ा भी चला गया, सब जो गए बाग मेरा बुढ़ा भी चला गया, सब तो लाए फूल बुढ़ा गोभी लेके आ गया, सब तो लाए फूल बुढ़ा गोभी लेके आ गया, मैं हो गई बदनाम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, होए होए बुढ़ा मिल गया, हो बुढ़ा मिल गया, हाय मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, मैं गुड़िया हसीन मेरी मोरनी सी चाल है, सर में सफेद, सर में सफेद उसके दादाजी सा बाल है, सर में सफेद उसके दादाजी सा बाल है, क्या होगा अंजाम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, होए होए बुढ़ा मिल गया, हो बुढ़ा मिल गया, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, परियों के देश मुझे बुढ़ा लेके आ गया, परियों के देश मुझे बुढ़ा लेके आ गया, मैंने जो उठाया घूंघट बुढ़ा गुस्सा खा गया, मैंने जो उठाया घूंघट बुढ़ा गुस्सा खा गया, बिगड़े सारे काम मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, होए होए बुढ़ा मिल गया, हाय बुढ़ा मिल गया, हाय मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मायूं तू ये क्या गाना गा रही है? मुझे तो लगा था तू कोई रोमांटिक सा सॉन्ग गाएगी, पर ये क्या था? समीरा पूरा गाना मुंह खोले और अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए सुन रही थी। देख सुमो, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, तुम्हें पता भी है कुछ तेरे भाई के बारे में? ये गाना न इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। अब वो है 28 का तो है, पूरे 9 साल बड़ा है मुझसे, बिल्कुल अंकल टाइप। तुझे तारीफ सुननी थी ना उसकी तो आगे सुन। सबको प्यार करने वाला लवी डवी हस्बैंड मिलता है,
कम से अपनी बीवी के सामने तो उसकी बोलती नहीं निकलती, मगर उसके सामने तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं। जिस सुहागरात वाले दिन पति पत्नी अपना साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उस दिन मैं उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी, उसे नए नए ऑफर्स दे रही थी अपनी जान बख्शने के लिए। जब देखो तब मुंह सड़ा हुआ होता है उसका, बिल्कुल सड़े हुए गोभी की तरह। गुस्सा तो ऐसे रहता है, डे से हर टाइम नाक और कान से धुआं आ रहा हूँ। जिस वक्त सब हनीमून टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब मैं उसके मेंशन के कोने में बैठी उस डायन रागिनी सहाय के फैलाए रायते को समेट रही थी। तो अब तू बता मैं क्या गाऊं उसके लिए, बहारो फूलो बरसाओ मेरा महबूब आया है, या ये गाँव तेरे बिना मेरा होगा ना गुजरा, मैं तेरी हूँ दीवानी तू मेरा है दीवाना। अमायरा ये सब अजीब अजीब मुंह बनाकर अपनी भड़ास निकालते हुए बोल रही थी। अब समीरा की हंसी कंट्रोल नहीं हुई। वो पागलों की तरह अपने हाथ पैर पटक पटक कर पूरे बिस्तर पे लौटकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। तूने सही कहा मायू, तुझे बुढ़ा मिल गया। तू जा तेरे भोलेनाथ के पास और कंप्लेन कर उसकी। सड़ा हुआ गोभी। ओ माय गॉड, हंसते हुए ही वो ये सब बोल रही थी, साथ ही उसके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। अमायरा उसे जानलेवा नजरों से घूर कर देख रही थी। औक औक मायू, अब मैं नहीं हंसूंगी, जस्ट रिलैक्स। भाई इतने भी बुरे नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, समझते हुए उसने कहा। ठीक हो जाएगा माय फुट, वो कभी नहीं बदल सकता। और क्या कहा तूने दिल, वो तो है नहीं उसके पास, उसके बदले मशीन फिट है। बोरिंग, बेरहम, जल्लाद, खड़ूस। तारांकन तारांकन तारांकन। यहाँ अमायरा की बातें सुनकर तो आरुष का दिमाग खराब हो चुका था। अब तुम देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर आरुष है कौन। सुहागरात, टाइम स्पेंड। देखो तुम, अब तक मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा था, लेकिन अब उन्होंने डेविल स्माइल के साथ कहा। तो कैसा लगा आज का चैप्टर, बताना जरूर। थैंक यू सो मच अंडरस्को एवनी, अनवी एंड ऑल। बाकी लोगों का सीएमएंट मुझे शो नहीं हो रहा है। कहते हैं जब आग में घी डाल दो तो आग और भड़कने लग जाती है, लेकिन तब क्या हो जब आग बढ़ाने का काम खुद किया जाए। ये कहानी है तीन भाइयों की, अक्ष, धीर, नमः, जिनकी शादियां तीन बहनों से तय कर दी जाती है। लेकिन तब क्या हो जब सिर्फ एक ही शादी हो और बाकी की दो मंडप में आने से पहले ही भाग जाए। आखिर क्यों भागी वो दो लड़कियां, क्या करेंगे तीनों भाई, क्या होगा उस लड़की के साथ जिसकी दो बहनें भाग गई है। जानने के लिए पढ़ते रहिए लव इज डिजास्टर फॉर मी, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। आप लोग एक बार इस नॉवल को भी पढ़ कर देखना। 68 अमायरा की फेवरेट फ्लावर टी। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अपने मन की भड़ास निकाल कर अमायरा को थोड़ा सुकून मिल रहा था, पर उस बेचारी को कहाँ पता था कि खतरे की तलवार अब लटक रही थी। इसके बाद समीरा चली गई और अमायरा भी सो गई। शाम के समय मीरा अंडस को, यंग मैडम उठिए, आपको राजा सा और रानी सा मिलने को बुला रहे हैं, उठिए जल्दी से। अमायरा नींद में, अंडस को कौन राजा किसकी रानी। मीरा परेशान होकर, अंडस को मैडम उठिए तो सही। ठीक है, आती हूँ। फिर अमायरा उठी, फ्रेश हुई। मैडम रानी सा ने चाय पी बुलाया है आपको, और राजा सा भी मिलना चाहते ही आपसे। फिर मेड ने उसे रेडी कर दिया। फिर वो लोग राजा सा से मिलने गए। राजा सा उसने आशीर्वाद लिया, फिर उनके साथ बैठ गई। वो लोग आस में बात करने लगे। राजा सा ने उसे बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, और दोनों काफी अच्छे से बातें रहे थे। दोनों ने एक दूसरे का हल चल लिया और काफी फ्रेंडली होकर बात करने लगे। राजा सा उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो किसी पागल बेवकूफ लड़की को फुसला रहे हो। फिर वो उस बारे में पूछने लगे जो भी गेट के बाहर हुआ था। अमायरा भी सब समझ रही थी कि क्यों राजा सा उससे ऐसे बात रहे हैं, इसलिए उसने सब सच सच बोलने का फैसला लिया, क्योंकि पहले वाली अमायरा ऐसी ही थी। अगर फल वाली अमायरा होती तो वो अक्फी खुश हो जाती, लेकिन ये अलग थी और स्मार्ट भी। वो इस चालाकी को अच्छे से समझ रही थी, तभी तो राजकुमार ने उसे अकेले यहाँ आने दिया था। अमायरा नहीं चाहती थी कि राजा सा उसे स्मार्ट या इंटेलिजेंट समझे, इसलिए उसने बेवकूफों की तरह ही बिहेव करने का फैसला किया। अब उसने बोलना शुरू किया। आपको पता है राजा सा, पहले तो उन गार्ड्स ने मुझे और मेरी गाड़ी को अंदर आने से रोका। फिर युवराज ने भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, जैसे मैं कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक नौकर हूँ। ईना और मीरा को लग रहा था जैसे वो कोई ड्रामा देख रही हो। राजा सा को भी समझ न भी आ रहा था कि अमायरा सच में बेवकूफ थी या वो इस वक्त दिखावा कर रही है। अमायरा राजा सा को नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए वो महल की सारी बुरी बातों के बारे में बना रुके बोले जा रही थी। देखिए ना राजा सा, मैं ओले भी कितनी बार महल में आ चुकी हूँ, तब तो मुझे ऐसी कोई परेशानी के नहीं हुई, लेकिन अब जब मैं राजकुमारी हूँ तो मुझे इतनी मुश्किल के साथ बेइज्जती भी सहन करनी पड़ रही है। क्या आप यही चाहते थे? क्या आपने मेरी शादी ऐसे ही करा दी? क्या मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो युवराज को है मुझसे, जबकि एक था जब मेरी शादी इनसे फिक्स की गई थी। आपको पता है मैंने तो युवराज और अपनी छोटी बहन रिया को एक साथ मिलते, गले लगते और किस करते हुए देखा था।
अमायरा अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही थी और बस नॉनस्टॉप बोले ही जा रही थी। आखिरकार तंग आकर राजासा ने उससे कहा, अंडरस्कोर ठीक ठीक बहुत हुआ, अब बस। तुमने जी भी कहा, उसके लिए मैं कुछ करता हूँ। और मुझे लग रहा है कि तुम्हें रानीसा से मिलने जाना का। दूसरी तरफ अमायरा को देखकर और उसकी बातें सुनकर राजकुमार भी खुद को खुश नसीब समझ रहे थे। अमायरा की स्मार्टनेस और उसकी स्किल्स के लिए भज काफी खुश थे। अब तो वो अपने बड़े भाई को मन ही मन थैंक्स भी बोलना चाहते थे, जबकि वो उसकी शादी एक बददिमाग और बेवकूफ है के पर हो गया उसका भी उल्टा। उन्हें क्या लगा था वो उस तरफ मेरे साथ खेल सकते हैं क्या? राजासा को अच्छे से बेवकूफ बने के बाद अब वो रुकी और उसने इजाजत मांगकर वो लोग चल दिए। रानीसा के कमरे की ओर चल दी। कमरे के बाहर पहुंचकर एक मेड बाहर आए और उसने अमायरा का वेलकम किया और अंदर लेकर चली गई। अंदर जाकर अमायरा ने देख कि रूम में एक 47 साल की औरत बड़े शान से एक रॉयल चेयर पर बैठी थी, जिसके साइड में देवेश खड़ा था। वो दूर से दिखने में काफी कड़क मिजाज की लग रही थी, जिससे अमायरा दूर से दबाव महसूस कर सकती थी। जिस तरह से देवेश रानीसा के बगल में खड़ा था वो किसी नौकर से कम नहीं कह रहा था, जिसे देखकर अमायरा खुद को ये सोचने से रोक ना सकी, क्या ये चिलगोजा सच में इनका बेटा ही है? खैर, फिर उसने ध्यान नहीं दिया। अमायरा अंदर गई तो रानीसा ने उस कमरे में मौजूद सभी लेडीज और मैट्स को बाहर भेज दिया। वैसे भी एक राजकुमारी और रानी के बीच रहने और बातें करने की परमिशन सबको नहीं थी। अमायरा ने रानीसा को ग्रिड किया, जिस पर उन्होंने उसे बैठने को कहा। अब अमायरा उनके सामने बैठी थी, वो भी एक पैर पे पैर चढ़ाकर बड़े शान से एटीट्यूड के साथ बैठी थी। अमायरा के बैठने के बाद एक मेड इसके लिए चाय लेकर आई। रानीसा ने कहा, अंडस को अमायरा में कब से तुम्हारी वेट कर रही थी। लो अब सबसे पहले अपनी फेवरेट फ्लावर टी पियो। उन्होंने अमायरा की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। उसने भी मुस्कुराते हुए कप हाथ में ले लिया, लेकिन तभी अमायरा के सिर में जोर से दर्द होता है और एक सिग्नल मिलता है, जिससे अमायरा को 69 चहर। सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सूरज का चेहरा, सूरज का चेहरा, गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग, गुलाब बढ़ता दिल, गुलाब। अब अमायरा उनके सामने बैठी थी, वो भी एक पैर पे पैर चढ़ाकर बड़े शान से एटीट्यूड के साथ बैठी थी। अमायरा के बैठने के बाद एक मेड इसके लिए चाय लेकर आई। रानीसा ने कहा, अंडस को अमायरा में कब से तुम्हारी वेट कर रही थी। लो अब सबसे पहले अपनी फेवरेट फ्लावर टी पियो। उन्होंने अमायरा की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। उसने भी मुस्कुराते हुए कप हाथ में ले लिया, लेकिन तभी अमायरा के सिर में जोर से दर्द होता है और एक सिग्नल मिलता है, जहर जहर। चाय में जहर है। अब अमायरा की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। उसके हाथ में जो चाय थी उसमें जहर था, और उसके सामने जो लोग थे उन्हें भी वो मना नहीं कर सकती थी। वो एक नज़र चाय को देखती तो एक नज़र उन लोगों को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। पियो अमायरा, क्या सोच रही ही? रानीसा ने उससे कहा। कुछ सच नहीं रही रानीसा, इस चाय की महक को अपने अंदर भर रही हूँ। कितनी अच्छी महक ही इसकी, उसने बातें बनाते हुए कहा। तभी जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आए और अमायरा चिल्ला उठी। ये क्या किया अमायरा आपने? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? रानीसा ने थोड़ी नाराजगी से कहा, क्योंकि अमायरा ने वो चाय का क्यों ही उसके हाथ में पकड़ा था उसे गिरा दिया। जब उसने रानीसा से खुद को बिजी किया तो मौका पाकर कप छोड़ दिया, ताकि वो इस जहरीली चाय से बच सके। सो सॉरी रानीसा, वो बातों के चक्कर में मेरे हाथ से कप छूट गया। अंदर से तो उसका खून उबलते पानी की तरह खौल रहा था, मगर फिर भी उसने दिखावा किया सब ठीक होने का। अब वो जल्द से जल्द ये से ढले जाना चाहती थी, क्योंकि उसके कपड़ों पर भी थोड़ा चाय गिर गई थी, जिसका वो टेस्ट करना चाहती थी कि वो किस तरह का जहर है। तभी एक मेड इसके लिए पानी लेकर आए और उसने आने की हिम्मत नहीं की। रानीसा ने भी उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं कराया और अपनी चाय खत्म की। तो अमायरा, मुझे युवराज देवेश ने बताया कि तुम्हारा बार के गार्ड्स के साथ झगड़ा हुआ था। तुम ही बताओ हुआ क्या था? मगर वो तो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, आखिर तुम कई बार आ चुकी यहाँ पर, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए अब तुम ही बताओ क्या हुआ था। वो काफी परेशान लग रही थी और उनका बोलने का लहजा भी कुछ ऐसा था कि जैसे वो उस पर शक कर रही हो। अमायरा अपनी पहचान का इस्तेमाल सिर्फ परेशानी खड़ी कर रही है और झूठ बोल रही है। अमायरा अंडस को भाभी। अमायरा के मुंह से इतना सुनते ही देवेश और रानीसा दोनों ही दंग रह गए, क्योंकि अब तक उन्होंने अमायरा के साथ ऐसे बिहेव किया था जैसे एक जनरेशन गैप हो दोनों में। तो अब वो उससे अपनी देवरानी की तरह कैसे बिहेव कर सकती थी? हालांकि वो देवेश जितनी शौक नहीं थी, इसलिए उन्होंने जल्द ही अपने भावों को छिपा लिया और अमायरा से बोली, अंडस को मुझे अब तक राजकुमार आरुष की काफी चिंता रहती थी, लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसे कहा जैसे वो कितनी फिक्रमंद और देखभाल करने वाली भाभी है। थैंक यू भाभी, मैं मेंशन जाकर राजकुमार को इसके बारे में जरूर बताऊंगी कि आप उनकी कितनी चिंता करती है। वो ये सुनकर काफी खुश होंगे।
खीर उसने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्कोर भाभी महल के गेट पर क्या हुआ इसके बारे में मैं सीधा दादी जी से ही बात करूंगी। अब वही फैसला करेगी कि आगे क्या करना है। अमायरा की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। ये डफर अमायरा इतनी चालाक कैसे हो गई? आरुष की संगति का असर है जो ये ऐसे चालाकी भरी बातें कर रही हूँ। और आगे बोली, अंडरस्कोर भाभी आप ही बताओ ये कितनी गलत बात हुई। अभी कुछ दिनों पहले ही मुंह पर और मेरे पति पर शादी वाले दिन ही हमला हुआ था। बड़ी मुश्किलों के बाद हम बच पाए। राजकुमार खुद बुरी हालत में होने के बावजूद भी वो हमारी जान बचने लिए लगे रहे। उन्होंने मुझे उन लोगों से बचाने के लिए अपने घायल पैरों की भी परवाह नहीं की और अपने पैरों पर खड़े हो गए, जिससे मैं काफी डरी हुई थी। उन गार्ड्स का ऐसा बिहेवियर से मुझे शादी का दिन याद आ गया और मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया होता कि जैसे मैं कुछ नहीं हूं और मुझे नीचा ना दिखाया होता तो मैं ऐसा क्यों ही करती। युवराज ने भी तो मुझे धमकाने की कोशिश की थी। आप ही बताए मैं क्या करती। ये सब कहने के दौरान वो सुबक सुबक कर रोना नहीं भूली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं बस डर गई थी। काफी अच्छा नाटक कर रही थी। जैसे ही रानीसा ने देवेश का नाम सुना उनकी भौहें तंग गई। क्या क्या किया? युवराज ने पूरी बात बताई मुझे। अरे माँ, आपको इस अमायरा की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस उसे लेने बाहर गया था। अब क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? उसने तुरंत एक बहाना बनाते हुए कहा। लेकिन अमायरा ने उसकी बात खत्म होने का इंतजार किए बिना ही बोली, अंडरस्कोर देखा भाभी, देखा आपने? क्या आपको इनकी बातों में मेरे लिए जरा सी भी रिस्पेक्ट नजर आ रही है? पहले की बात अलग थी, जब मैं इनके पीछे बेवकूफों की तरह शादी करने के लिए भागती थी। लेकिन अब कोई ऐसे देखेगा तो वो गलत समझेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरे पति क्या सोचेंगे? अमायरा ने कहा। देवेश, अंडरस्कोर माँ, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। रानीसा ने कुछ कहा नहीं। अब उनके सिर में तेज दर्द हो चुका था, इसलिए वो देवेश की तरफ मुड़ी और बोली, अंडरस्कोर अब तुम अमायरा को चाची कहोगे और उनसे अच्छे से बिहेव करोगे। चलो अब माफी मांगो चाची से। माँ, उसमें बोलने की हिम्मत नहीं की पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे अब माफी मांगनी पड़ेगी इस अमायरा से। रानीसा के कठोर शब्दों ने न केवल युवराज को बल्कि अमायरा को भी काफी चौंका दिया था। सोच रही थी क्या इन्हें अपने बेटे की साइड नहीं लेनी चाहिए थी? इन दोनों में आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं लगती। क्या उन्हें अपने बेटे को अच्छी चुकी नहीं सिखानी चाहिए थी ताकि वो ऐसे काम न करे? मुझे क्यों लग रहा है जैसे ये दोनों माँ जैसे नहीं बल्कि मालिक और नौकर है। जैसा रानीसा ने कहा था युवराज ने सब वैसा ही किया, मगर उसके लहजे के में ज्यादा कोई अंतर नहीं आया था। अमायरा ने भी उसे इग्नोर किया क्योंकि उसे सिर्फ एक बार सब दिखाने से मतलब है कि वो पहले नजर से नहीं रही हुई है तो उससे पंगा लेने की सोचे भी ना, वरना खुद को ही तकलीफ होगी। रात हो चुकी थी। एक सर्वेंट आकर सभी से बोलता है कि राजासा ने सभी को खाने पर बुलाया है। आज का खाना गार्डन में होगा तो चलिए आप लोग। इतना बोलकर वो वह से चला गया। चलो अमायरा, हम इनके कामों के बारे में हम राजासा को कहीं पर ही बता देंगे। वो ही फैसला करेंगे कि क्या करना है इनका। मायूं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। ली नहीं, इस बार इन लोगों ने उसके खाने में क्या मिलाया हो वो बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी, मगर वो मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मन ही मन कोसे जा रही थी बस। इन लोगों को चैन क्यों नहीं है? मेरी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं सारे? जी तो चाह रहा है सबको एनाकोंडा और किंग कोबरा से कटवा दूं। बहुत शौक है जहर जहर खेलने का इन्हें। आखिरकार उसे जाना ही पड़ा गार्डन खाने पर। 70 अनटाइटल्ड चैप्टर। गुड मॉर्निंग डियर रीडर्स। गुलाब बढ़ता दिल गुलाब, हैप्पी स्माइलिंग फेस रीडिंग गुलाब बढ़ता दिल गुलाब। अमायरा तुम्हें युवराज गार्डन तक ले जाएंगे और तुम माना नहीं करोगी। इसे युवराज की तरफ से सॉरी की तरह समझना। ठीक ही, अब जाओ। इस पर अमायरा कुछ न बोल सकी और बस अपना सिर हिला दिया। फिर वो लोग गार्डन की तरफ चले गए। कुछ ही मिनटों में वो लोग गार्डन तक पहुंच चुके थे। वैसे तो अमायरा देवेश के साथ तो थी, फिर भी उससे दूर दूर ही रह रही थी क्योंकि वह अभी भी ऑनर की मेमोरी से सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। राजा सा, रानी सा और देवेश के बारे में। देवेश काफी काबिल था जिससे गार्ड और महल के सभी लोग उसकी काफी इज्जत करते थे और राजा सा भी उससे बहुत खुश रहते थे। रानी सा भी उससे प्यार करती थी, लेकिन जब अमायरा ने देवेश और रानी सा की यादों पर जोर डाला तो उसे लगा कि वो काबिल नहीं बल्कि बेवकूफ बहुत बड़ा वाला। उसे क्या लगता है कि रानी सा उससे सच में प्यार करती है? एडियट कहीं का। अगर वो उससे सच में प्यार करती होती तो ऐसा दिखाती भी तो, ना कि इस तरह से रहते जैसे मालिक और नौकर हो। अमायरा मन में सोच रही थी। अमायरा अपनी सोच में इस कदर डूबी हुई थी कि देवेश उससे कब से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे इसकी खबर भी नहीं थी, जिससे देवेश को काफी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अमायरा अब उससे बड़ी थी, इस कारण से वह अपना गुस्सा नहीं दिखा पा रहा था, ना ही कुछ गलत बोल पा रहा था। देवेश को इग्नोर किया जाने से सख्त नफरत थी।
जिससे वह किसी तरह अपने गुस्से को बस किसी तरह से काबू करने की कोशिश कर रहा था और उसने अब यहाँ से जाने का सोचा। मगर जैसे ही देवेश वहां से जाने वाला था कि तभी दो बूढ़े नौकरों के साथ एक 7 साल का छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए उनके पास आया। बड़े भाई, अमायरा दी। बेटा वेद, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तो भी ट्यूशन क्लास थी ना, तो आप वहां नहीं गए? देवेश ने घुटनों पर बैठकर बड़े ही प्यार से पूछा। दरअसल इस छोटे से बच्चे को देखकर वो अपना गुस्सा और वो ये से जाने वाला था ये भूल चुका था। भाई, वो मुझे आपके और माँ के साथ डिनर करना था, इसलिए मैंने अपनी क्लासेस जल्दी खत्म कर ली और यहाँ आ गया। ये छोटा बच्चा काफी वेल मनार्ड था, जिसकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें थी और खूबसूरत सा चेहरा था, जिससे वह बहुत स्मार्ट लग रहा था। अमायरा चौंक गई जब उसे याद आया कि उसके सामने जो छोटा सा बच्चा खड़ा है वह कोई मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि यहाँ का छोटा युवराज था, देवेश का छोटा भाई और रानीसा का सबसे पसंदीदा बेटा, जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। वेद, जब अमायरा ने उसे बुलाया तब वेद की नजर तुरंत उस पर पड़ी और उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, अंडस को अमायरा दी। ओह सॉरी सॉरी, अब तो आप मेरी चाची हो ना, इसलिए मुझे आपके चाचा बोलना चाहिए। चाची, आप काफी समय से मुझसे मिलने नहीं आए, इसलिए मुझे लगा कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गई है। वेद झट से उसके इर्द गिर्द अपनी बहें लपेट ली और अपना किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपना चेहरा रगड़ा और उसने लिपते हुए ही बेहद मासूमियत से मुंह लटका कर कहा। उसका छोटा मासूम चेहरा इतना प्यार था कि कोई निर्दयी इंसान भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था। वेद, आप तो कितने प्यारे हैं। तो मैं कैसे आपको भूल सकती हूँ? अमायरा ने सोचा कि इस छोटे युवराज और ऑना का रिलेशन काफी अच्छा रहा होगा, इसलिए ये इस तरह से शिकायत और बर्ताव कर रहा है। इसलिए अमायरा ने वैसा ही बिहेवियर करना शुरू किया। वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी और बालों को सहलाने लगी। चाची, वेद अब बच्चा नहीं है, इसलिए आप इस तरह से उसका सर नहीं सहला सकती, उसने कहा और अमायरा का हाथ अपने सर से हटा दिया। फिर वह अमायरा का एक हाथ अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़कर खड़े हो गया और बोलने लगा, चाची, इस गार्डन में देखने लायक कुछ नहीं है, क्यों ना आप मेरे साथ चले, मेरे रूम में चले, मुझे अभी 2 दिन पहले ही कुछ मिला है, क्यों ना आप चलकर उसे देखें। बोलते हुए वो अमायरा का हाथ पकड़कर खींचने लगा। चलो, मैं आपको उसे मिलवाला हूँ। इतना बोलकर वह अमायरा का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा और अमायरा को अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगा। जहां तक बात थी देवेश की, तो उसे दोनों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अरे अरे, आराम से, चोट लग जाएगी। वेद, आराम से चलिए। अमायरा उसे समझाते हुए उसके पीछे जा रही थी, मगर वो कहाँ सुनने वाला था। इस समय वो किसी शरारती जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था। अब वो लोग वेद के रूम में पहुंच गए। वेद जल्दी से अमायरा के पास एक बोलने वाली चिड़िया और ढेर सारे खिलौने लेकर आ गया। फिर उससे अपने साथ खेलने के लिए बोलने लगा। किसी भी बच्चे का इतना मासूम बहुत प्यार होना स्वाभाविक है। उसे देखकर हमारा मन में सोच रही थी। वेद एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही बिहेवियर कर रहा था, जिसे देखकर अमायरा थोड़ी चौंक गई। वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक सकी कि क्या इन रॉयल और रिच फैमिलीज में अपने बच्चों की देखभाल नॉर्मल बच्चे की तरह ही करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमायरा क्या सोच रही है। वह अपने मन के सवालों को अपने मन में ही रख सकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। किसी तरह तो वो इस महल के अंदर आई थी, जो किसी युद्ध के मैदान में आने से कम नहीं था, जहां एक रानी है जो चाले चलती है, साथ ही एक छोटा युवराज भी है जिसे वो रानी बहुत प्यार करते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह ही है, चंचल, शरारती और मासूम। कुछ देर खेलने के बाद उम्मीद नहीं कहा, अंडस्को चाची, मैं इन कपड़े बदलना चाहता हूँ क्योंकि मैं बाबा के सामने से नहीं जा सकता इतने गंदे और मिले कपड़ों के साथ। ठीक है, आप जाए, मुझे भी कपड़े बदलने की जरूरत है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ। अमायरा ने एक नजर अपने कपड़ों को देखकर फिर वेद की तरफ बड़े शांति से मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वेद ने ठीक है कहा। फिर जाने ले लिए दोनों मुड़ और अपने आप साफ साफ करने के लिए लगे। मुड़ते ही दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। मेरे लिए अच्छा होगा कि अब मैं जब भी महल में आऊं तो वेद के बारे में सारी बातें राजकुमार से पूछ कर ही आऊं। अमायरा ने मन ही मन तय किया और उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूब गई। दूसरी तरफ माँ को जल्द से जल्द बताना होगा, अमायरा अब पहले जैसी नहीं रह गई है, वो बदल चुकी है। वो आसानी से हमारे राज का पता लगा लेगी, इसलिए उसकी शादी राजकुमार आरुष से करने का फैसला गलत था। वेद का चेहरा बिल्कुल मायूस हो गया था और कुछ देर पहले मासूम सा दिखने वाला चेहरा पर अब बिल्कुल भी मासूम नहीं दिख रहा था और कठोर हो गया था। ऐसा लग रहा है कि इस महल में सबके अपने ही राज और हर कोई कोई ना कोई राज छिपा रहा है। आप सभी लोग डिनर करने हॉल में आ चुके थे और आपने अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, जहां राजासा ने एक शानदार डिनर तैयार करने का ऑर्डर दिया था, जो होने नहीं वाला था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वहां के शेफ खाना अच्छा नहीं बनाते थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पर आसपास का वातावरण काफी अजीब हो चुका था, जिसके कारण खाने में कोई स्वाद ही नहीं आता और किसी का भी मन खट्टा हो सकता था।
हमारा बिना आवाज के शांति से अपने चेहरे पर बैठे हुई थी और डिनर कर रही थी। वह पूरी तरह से टेबल मैनर फॉलो कर रही थी और उसने कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने चेयर से तब तक नहीं हिली जब तक कि राजासा अपना खाना नहीं खत्म कर लिया। फिर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खाना खाया है या नहीं। जैसे ही राजासा ने अपना खाना खत्म किया, उसने भी अपना खाना खत्म कर लिया और उठने के लिए रेडी थी। मेड ने जल्दी से भी आकर उन दोनों की प्लेट हटाया। राजासा को भी अच्छा से पता था कि उनकी प्रेजेंस ने माहौल को बिल्कुल बोरिंग बना दिया था। इसलिए वह ज्यादा देर नहीं रुके और कुछ बातें कहने के बाद वहां से चले गए। अब अमायरा भी यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। इसलिए वह जैसे उठने को हुई और जाने का सोचा कि तभी वेद वापस से उसके पास आ गया और उसे खेलने के लिए बोलने लगा। अमायरा की भौहें तुरंत से सिकुड़ गए और उसने जैसे ही कुछ बाहर करने का सोचा, वेद तुरंत अपनी माँ से गले लिपट गया और उनसे परमिशन मांगी खेलने जाने की। और अब उबारा को भी रोक लिया, जिससे अमायरा कुछ नहीं बोल सकी। रानी सा लाचार होकर अपना सिर हिलाया। अमायरा वेद ज्यादातर मैथ्स और सेवेंस के साथ ही रहता है, जिससे उसके साथ खेलने के लिए कोई दूसरी बच्चे या लड़की नहीं होती है। वह हमेशा से तुम्हारे साथ खेलते आया है, तो क्या इसलिए तुम उसके साथ खेल सकती हो और थोड़ा समय बिता सकते हो? रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।